So hello everyone. This is lecture 2 of Indian economy और थोड़ा डिले हो गया ये लेक्चर अपलोड करने में, पर कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम लोग जो है वो चूँकि इतना दिन हो गया है तो एक बार हम लोग सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। ऑल्दो हमने सिलेबस एक बार देख रखा है इन द इंट्रोडक्शन सेशन, पर फिर भी एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम वो मैप पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, और ये मैप हमारा होता है सिलेबस, ठीक है। तो जहाँ तक सवाल है यूपीएससी का, तो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं। स्टेट पीसीएस जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इकोनॉमिक्स के सवाल जो है वो रिलेटिवली कम आते हैं, और उनमें भी सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं, यानी कि जनरली उनका क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बजट से रहेगा, या इकोनॉमिक सर्वे से रहेगा, या सेंसस से रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है कि ये इकोनॉमी की सीरीज़ इस तरह से रहेगी। इनफैक्ट पूरी की पूरी कोर्स इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपको ये बाकी एग्जाम्स में भी फ़ायदा दे, ना सिर्फ बीपीएससी, आप अदर स्टेट सर्विसेज या फिर आप यूपीएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी जो है ये काफ़ी रेलेवेंट मटेरियल आपके पास रहेगा, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, तो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया था पहले इंट्रोडक्शन क्लास में कि हम लोगों को इकोनॉमी में पढ़ना क्या है। तो इकोनॉमी को बेसिकली 6 पिलर्स में डिवाइड किया जा सकता है। 6 पिलर्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट पिलर इज मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। ये जो पिलर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी पिलर में से पूछे जाते हैं। चांसेस बहुत हाई हैं कि इसी पिलर्स में से पूछे जाते हैं। और इसमें भी कुछ फोकस एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चंस के साथ लेकर आया हूं। तो अब से क्या करेंगे हम लोग कि कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक आधा क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा और यूपीएससी के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगा। इसके साथ साथ मुझे अगर लगता है कि ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है तो मैं उससे भी इंक्लूड इसमें कर दूंगा। मॉनेटरी सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है और उसके कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, सप्लाई ऑफ मनी, ये क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट यानी कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में भी हमें थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। हालांकि इंश्योरेंस जो है वो सोशल सिक्योरिटी थोड़ा सा उसका पार्ट है, लेकिन इंश्योरेंस में हमें टेक्निकलिटीज़ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो हम लोग उसे जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पिलर इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जो हमारी सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई, वो क्या क्या स्टेप्स लेती है। इसमें हम लोग बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमसीएलआर, इसके अलावा जो भी बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स होते हैं, जितने भी तरह के रेट्स होते हैं, जितने भी तरह के टर्म्स होते हैं, जो कि टर्म्स या रेशियोज होते हैं जो रिलेटेड हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक या फिर विद द हेल्प रिलेटेड विद द मनी, तो इसमें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से मनी सर्कुलेट करता है, कैसे क्रेडिट बनता है, क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है, और किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में हेल्प करती हैं, ठीक है। दूसरा पिलर रहेगा बजट। ये बजट पिलर जो है ये इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का ऐसा पिलर है जो यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के से भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो बजट पर भी हमारा जो है वो फोकस रहेगा, इक्वल फोकस। तो पिलर 1 और पिलर 2, ये दोनों पिलर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बजट और एक्सपेंडिचर बजट। इसमें भी बहुत सारी इसके बारे में देखेंगे, रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। फिजिकल पॉलिसी और डेफिसिट मैनेजमेंट, बजटरी प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशंस, ये सब भी हम लोग इस बजट टॉपिक में देखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, ये सब पिलर 3 में आएगा। ये फाइनेंस कमीशन और इसके रिकमेंडेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है वो एक ऐसा बॉडी है जो सेंटर और स्टेट के बीच में मनी एलोकेशन को हेल्प करने में मदद करता है, या मनी एलोकेशन को डिवाइड करने में मदद करता है। इसका मतलब कि स्टेट्स को कितना पैसा जाएगा फ्रॉम द सेंटर साइड, ये डिसाइड कौन करता है। इसके लिए एक अलग ऑटोनोमस बॉडी है, दैट इज फाइनेंस कमीशन। और ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हमें थोड़ा बहुत देखना है। हम लोग रिसेंट वाला देखेंगे, जो रिसेंट फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है उसे ही देखना है। प्रीवियस फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी और जीएसटी के इंप्लीमेंटेशंस, ऑब्वियसली 2016 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और डिमोनेटाइजेशन भी उस वक्त हुआ था। और फिस्कल फेडरलिज्म और रेवेन्यू शेयरिंग। तो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि किस तरह से फेडरलिज्म जो है वो
फिर बेसिकली स्ट्रांग हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है वो सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन कहीं ना कहीं पैसे से भी जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से सेंटर और स्टेट्स के बीच में बॉन्डिंग रहेगी ये भी डिसाइड करता है क्या, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ईयर पिलर जो है वो हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू पिलर 1 एंड पिलर 2 ये थोड़ा सा लेस रेलिवेंट है, पर फिर भी हमें इसे तो पढ़ना तो है ही। इसके अलावा ये पिलर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, इस पर एक एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। आई विल रिकमेंड दैट कि आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर इसका मटेरियल आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है मेरे वाले जो अभी प्रोवाइड होंगे, तो आप उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो जनरली कम ही पूछे जाते हैं। बहुत रेयरली जो है इंटरनेशनल ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आता है। हाँ, अगर न्यूज़ में रहा वो टॉपिक, तो वो टॉपिक डेफिनेटली जो है वो आने के चांसेस हैं, लेकिन न्यूज़ में नहीं रहता है तो वो चांसेस कम है कि वो आएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बेसिकली वही बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमारा जो खर्च है उसमें हम लोग जो है वो कितना कमा रहे हैं और कितना हम लोग जो है वो पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंडिया की हमेशा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा जो है वो नेगेटिव में रहती है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट जो है वो रिलेटिवली कम करता है। इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म भी बहुत बड़ा असर डालता है इन दी ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है तो डॉलर्स में ट्रेड होता है, और डॉलर्स में ट्रेड होने के कारण जो एक्सचेंज रेट है, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि एक डॉलर जो है वो 90 रुपए के करीब जो है वो पहुंच गया है। इसका कारण भी समझेंगे कि ऐसा क्यों है, ये रिलेटिवली ये आखिर जो है ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएंगी। ट्रेड पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स, ट्रेड पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स जो है वो किस तरह से ट्रेड को हैम्पर करते हैं या ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, ये भी हम लोग जो है वो देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्शन है पिलर 5 का, इसमें हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी और इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक्स को देखेंगे। ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बट इसे मैं थर्ड में डालूंगा, दैट इज पिलर 1 और पिलर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट पिलर 5 इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो आज जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये कैसे आया, इसके बारे में तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ये डिवीजन ऑफ लेबर काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जो है वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मेजरमेंट्स एंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी कैसे ग्रो करता है, किस तरह से जीडीपी मेजर किया जाता है। 3 प्रोसेस होते हैं जीडीपी मेजर करने के, वो तीनों प्रोसेस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। हालांकि पूछता नहीं है, बहुत रेयरली स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में वो पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे उसका, ताकि यूपीएससी या फिर कोई भी अदर सर्विसेज स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स आप दें तो उसमें कोई भी चीज़ छूटे ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जनरली क्या होता है, पीसीएस या फिर यूपीएससी को बेसिकली सरप्राइज देने की जो है वो आदत होती है। तो अगर वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम लोग रखेंगे तो दैट विल नॉट गुड फॉर अस। तो हम लोग सब कुछ करके जाएंगे, कुछ सरप्राइज एलिमेंट हम लोग उनके लिए छोड़ेंगे ही नहीं। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स और कंट्रोल मेजर्स, ये किस तरह से होता है, इसे भी हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। और लास्ट में पिलर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये मेरे ख्याल से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में मेरा कोई खास इसमें वेटेज रहता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोग वही देखने वाले हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल फॉर्मेशन किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को असर करते हैं। इस पर भी एक चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसे आप जो है वो एक बार रीड करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी को रीड करते समय नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको एक रीडिंग करनी है, और वो रीडिंग जो है वो आपको बस एक बार वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ में जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो वो चीज़ें वो चैप्टर से समझ में आ जाएंगी। वो बहुत डिटेल में दिया हुआ चैप्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करके एक चैप्टर है, दैट यू कैन डू इट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों जो है वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है तो किसी एरियाज में, जैसे इंडिया का ईस्टर्न रीजन जो है वो प्राइमरली जो है वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से सफर करता है, जबकि वो वेस्टर्न रीजन है वो कंपेरेटिवली जो है वो ज़्यादा वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है ये भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस है करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडिया के पास जो सबसे ज़्यादा आबादी है पॉपुलेशन के हिसाब से, चाइना जब इंडिया ने सरपास किया था चाइना को, तो चाइना ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि चाइना हैज़ क्वालिटी, इंडिया हैज़ क्वांटिटी। तो वो डेफिनेटली इंडिया की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा था कि भाई इनके पॉपुलेशन में सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है।
इसका मतलब कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप, कहीं ना कहीं ये सच बात भी है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मामले में हम लोग अभी चाइना से पीछे हैं। ऑल्दो हमने पॉपुलेशन के मामले में उनको आगे कर दिया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं। और वो कारण हम लोग देखेंगे क्या कारण हो सकते हैं, इसे इम्प्रूव करने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है जो अमेरिका की बहुत फेमस पर्सनालिटी ने कही थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को किसी को पता हो नाम तो आप कमेंट में बताइएगा, कि वो बेसिकली उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज नॉट डेवलप्ड, अमेरिकन रोड्स आर नॉट डेवलप्ड बिकॉज अमेरिका इज डेवलप्ड, अमेरिका इज डेवलप्ड बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर डेवलप्ड। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जनरली स्ट्रेस करता है किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ये टोटल 6 पिलर्स है ऑफ इकोनॉमी है, और ये 6 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी के में जो है आपको एक बेसिक आइडिया, आपकी जो बेस है इकोनॉमी की, वो बन जाएगी। और अगर एक बार बेस तैयार हो गया, अगर आपका बेस तैयार हो गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ऐड करना है। यानी कि आपने प्रिपरेशन शुरू की आज के समय 2025 में, लेकिन अगर 2026 का अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, सपोज करो, लेकिन आपने प्रिपरेशन बेस की कर रखी है, तो जब 2027 की आप अटेम्प्ट दोगे, स्टेट पीसीएस या फिर जो यूपीएससी की अटेम्प्ट दोगे, तो उस केस में आपकी जो बेस है वो ऑलरेडी बनी हुई होगी। आपको उसमें ऐड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है। करंट अफेयर्स हमेशा आप जो है वो बेस मजबूत होने के बाद ही करें, तभी जाके वो करंट अफेयर्स का आप पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। क्योंकि एट लास्ट करंट अफेयर्स भी जो है वो स्टैटिक से ही रिलेटेड होता है, उसमें भी फैक्ट्स होते हैं। अगर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर कैसे चलेगा, और उसके समझने के लिए आपको बेस मजबूत करना होगा। तो दैट्स वाई फॉर्म द बेस फर्स्ट। ये बेस आपको एक बार मजबूत हो गया, तो वो बिल्डिंग बनाते हैं ना, एक बार बेस मजबूत हो गया तो ऊपर में आप 2 माले 3 माले की बिल्डिंग बना सकते हो। लेकिन अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो आप सोचोगे 2 माले 3 माले से ऊपर बिल्डिंग बनाने की सोचोगे, और बना भी ली तो हो सकता है कि गिर जाए। तो इसीलिए करंट अफेयर्स जो है ये 2 माले 3 माले की बिल्डिंग है सपोज करो, और जो स्टैटिक पोर्शन है दैट इज द बेस, और बेस मजबूत होना चाहिए। एंड दैट्स वाई टू स्ट्रेंथन द बेस हम लोग जो है ये 6 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी जो है उस पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी जो है बैच वालों को डिस्कस कर दी हैं। बैच में जो बच्चे हैं, मैं ये सेशन जो है यूट्यूब पर भी डालने वाला हूँ, ताकि जो बच्चे सेशन को जो हमारे इस बैच में नहीं जुड़े हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो पिलर्स में बेसिकली ये मैंने दे दिया है एक तरह से चार्ट बना के, ताकि आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ एक ये 6 पिलर जो है आपको ध्यान रखना है। इसके की थीम्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये सब थीम्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो मैं आपको थीम की लिस्ट अलग से दूंगा, जो थीम है उसकी लिस्ट में अलग से आपको बैच के ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंस है इस सब चीज़ों का ये मैंने दे रखा है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पिलर्स से जो है हम लोग पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को हम लोग करने वाले हैं। तो मैं अगेन कह रहा हूं कि आप यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जो है वो किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस केस में आपकी जो बेस है इकोनॉमिक्स की वो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट पिलर, दैट इज मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस। और ये मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस ऐसा नहीं कि एक पिलर जो है वो एक लेक्चर में 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लंबा चलेगा ये लेक्चर। ठीक है, यही लेक्चर मेरे ख्याल से करीबन 6 से 8 लेक्चर जो है इसमें रहेंगे, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 6 मिनिमम रहेंगे, 8 मैक्सिमम रहेंगे। 6 से 8 लेक्चर जो है ये मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस में रहेगा, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर की जाएंगी इस मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस में। तो आप बिल्कुल भी जो है वो ये ना सोचे कि इस मटेरियल को करने के बाद या इस लेक्चर को करने के बाद आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रोवाइडेड की जाती है। और अगर आप नए बच्चे हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले से कभी किया नहीं है, किसी कोचिंग मटेरियल से भी नहीं किया, ना किसी कोचिंग से किया, ना कहीं से भी नहीं किया, बुक से भी नहीं किया, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो नाइव बच्चे होते हैं, जो नए नए होते हैं, उनका माइंड जो है वो किसी भी तरह से वो बिल्कुल ही ज़्यादा वो क्ले टाइप का होता है, उसे आप किसी भी तरह से फॉर्म कर सकते हो। तो इसीलिए जो बच्चे नए नए हैं उसे मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि ये जो है मेरी समझाने की जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पिलर, दैट इज द मनी बैंकिंग इंश्योरेंस।
तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि भाई मनी होता क्या है। तो मनी जो है, मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी। आज के समय जो हम लोग मनी को इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं कि भाई एक पेपर करेंसी है और या तो एक कॉइन होगा, ये दोनों जो है वो पैसे हैं, चाहे वो इंडिया की करेंसी हो, चाहे वो यूएस के डॉलर हो, चाहे वो युआन हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो पीसो हो, कुछ भी हो। लेकिन मनी वो नहीं होता है। पैसे का लिटरली मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे हम लोग एक्सचेंज करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास जो है, अगर मेरे पास ये फ़ोन है, अगर मेरे पास ये फ़ोन है और ये फ़ोन मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं आपके साथ विद द रिटर्न ऑफ सम फूड आइटम, तो मैं कर सकता हूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी मनी। और अगर बहुत सारे लोग जो है इस फ़ोन को इस्तेमाल करने लगे, इस तरह के फ़ोन को इस्तेमाल करने लगे फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स, तो ये पैसा बन जाएगा, ये लोगों के द्वारा ये पैसा बन जाएगा। दैट मीन्स कि पैसा क्या है, पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मन का भ्रम है। अगर आप खुद सोचो ना, ये पैसा आप लोग गवर्नमेंट की दी हुई जो है वो करेंसी नोट्स एक्सेप्ट करते हो, क्यों करते हो? वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर आप लिटरली सोचो तो वो एक कागज का टुकड़ा है, जस्ट लाइक मेरे पास तो कागज अभी है नहीं, कागज कोई सी भी कागज जो है वो टुकड़ा है, उसका टुकड़ा आप लो और करेंसी नोट लो। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में बस एक फर्क है, आप बोलोगे डिजाइन का फर्क है, महात्मा गांधी की फोटो है उसमें, ठीक है वो सब भी अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसे एक सैंटिटी मिली हुई है। और दूसरी चीज ये कि इससे भी बड़ी बात यह है कि लोग एक्सेप्ट करते हैं। सैंटिटी मिलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि आरबीआई गवर्नर उसमें साइन कर दे तो वो एकदम फर्स्ट क्लास वो पैसे बन गए, बिल्कुल नहीं। आरबीआई गवर्नर साइन कर दे और जब लोग उसे एक्सेप्ट ही ना करें तो क्या वो मनी कहलाएगी? या क्या वो मनी को हम लोग बेसिकली लिटरल टर्म्स में मनी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, वेनेजुला एक कंट्री है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वेनेजुला का एक कंट्री है जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो एक समय पर देखने को मिला। और उस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन के समय क्या हुआ कि सरकार जो है वो 10-10, 20-20 हजार, 1-1 लाख के जो है वो उन्होंने करेंसी नोट्स निकाल, वेनेजुला की करेंसी जो है उन्होंने लगा 1-1 लाख तक की करेंसी जो है वो प्रिंट कर दी। लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 1 लाख की? सिर्फ $1 या $1 से भी कम। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है वो डॉलर में ही जो है वो एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। यानी कि लोग जो है उस करेंसी को छोड़कर किसी दूसरी करेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जो स्टेबल हो। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि भाई क्या वेनेजुला की करेंसी में वहां के सेंट्रल बैंक का स्टैंप नहीं होगा? क्या वेनेजुला की करेंसी में उनके सेंट्रल बैंक का नाम नहीं होगा? क्या वहां के कोई गवर्नर, या जैसा इंडिया में गवर्नर होता है वहां कुछ होंगे गवर्नर, उनका कोई साइन वगैरह कुछ नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। लेकिन क्या लोगों ने एक्सेप्ट किया उसे? नहीं किया। कहने का मतलब क्या है कि लोगों का एक्सेप्टेंस जरूरी है फॉर एनीथिंग करेंसी। अगर मैं बोलूँ ये पेन, मैं इसे करेंसी बनाना चाहता हूँ, ये बन जाएगा। कैसे? अगर ये लोग इसे एक्सेप्ट करने लगे इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो ये मनी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये टैब जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टैब मैं करेंसी के तौर पर एक्सचेंज करना चाहता हूँ, क्या ये मनी नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, अगर लोग इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। तो एक्सेप्टेंस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ मनी। तो जो भी चीज एक्सेप्ट होती है दैट इज कॉल्ड मनी। तो अर्लियर फॉर्म में बार्टर सिस्टम चला करता था, जब पैसा नहीं था मतलब लोगों को ये समझ नहीं थी कि भाई हम लोग जो है एक फिक्स्ड चीज को जो है वो पैसा बना दे। मैं अब अगेन कह रहा हूं, मैं मनी की बात, मैं पैसे मतलब करेंसी नोट की बात नहीं कर रहा। कोई भी चीज को लोग जो है वो पैसा बना के एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे हम लोग कमोडिटी मनी कहते हैं। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मनी में देखेंगे। लेकिन कमोडिटी मनी के पहले क्या था? कमोडिटी मनी के पहले तो कोई मनी था ही नहीं, तो उस वक्त चलता था बार्टर सिस्टम। और ये बार्टर सिस्टम बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये आज भी गांव में होता है ये बार्टर सिस्टम, ऐसा नहीं है। आप आज भी जो है वो नॉर्थ इंडियन विलेजेस में जाओगे तो मैंने तो देखा है भाई कि बार्टर सिस्टम जो है वहां पर होता है। यानी कि लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, किसान का जो गेहूं है वो लोग जो है वो किसी दूसरे कमोडिटी के बदले एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम बहुत यूजफुल भी है एक तरह से। यूजफुल कैसे है कि भाई कोई पैसे का झंझट नहीं है, मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, एक्सचेंज कर लिया अपने हिसाब से, कोई झंझट नहीं है पैसे का, बैंक जाने की कोई झंझट नहीं है, एटीएम जाने की कोई झंझट नहीं है, यूपीआई की कोई झंझट नहीं है, सीधा एक्सचेंज कर लिया। दूसरी चीज, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो जाली नोट्स बनने का खतरा नहीं है। जाली नोट्स जब नहीं बनेंगे तो क्या होगा? जाली नोट्स जब नहीं बनेंगे तो फिर लोगों को जो है प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तीसरी चीज ये कि पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर जो है ये जो दाऊद जैसे लोग हैं जो बेसिकली जो टेरर फंडिंग करते हैं, ये टेरर फंडिंग नहीं कर पाएंगे।
तो मतलब बार्टर सिस्टम का कहीं ना कहीं कुछ सिग्निफिकेंस था, लेकिन एडवांटेजेस से ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो बार्टर सिस्टम की बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। बार्टर सिस्टम को ऐसे हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जो हिंदी वाले लोग हैं, जो हिंदी समझते हैं, उनके लिए ये पीपीटी उस तरह से डिज़ाइन है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो आप इस पीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे मैंने दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब मैं बोलूँ कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, अब इसे मैं हिंदी में लिखूँ तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा। ये मुझे खुद नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, तो इसलिए वो चीज़ मैं नहीं लिखूंगा। वो चीज़ इंग्लिश में ही रहेगी। वो चीज़ इंग्लिश को ही हिंदी में भी लिखूंगा तो वो इंग्लिश का फॉर्म ही लिखूंगा, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ मैं लिख दूंगा। जैसे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, दैट इज दी बार्टर सिस्टम। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो बार्टर सिस्टम जो है ये मेसोपोटामिया के ट्राइब्स ने अभी तक हमें पता चला है कि उसमें उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब होता है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग दी मनी। तो यहाँ मनी का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि भाई मुझे आपको जो है वो मुझसे सपोज आपसे मुझे जो है वो 1 किलो अनाज लेना है, ठीक है, गेहूं लेना है, मुझे गेहूं की जरूरत है। मेरे पास जो है वो 1 किलो सेब पड़े हैं, लेकिन आपको सेब नहीं चाहिए, आपको चाहिए केला। तो ना आपको एप्पल्स चाहिए, लेकिन मुझे आपके जो है वो गेहूं चाहिए, लेकिन आपको केला चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आवश्यकताओं का सही मेल नहीं होने से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब कि दोनों पार्टीज जो है वो एक कॉमन डिसीजन पे एग्री होनी चाहिए कि अगर सामने वाले को जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए और मेरे को जो चीज़ चाहिए वो सामने वाले के पास होनी चाहिए, तभी जो है वो बार्टर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो बोथ पार्टीज नीडेड टू वांट व्हाट द अदर ऑफर्ड, मेकिंग ट्रेड डिफिकल्ट। तो ट्रेड डिफिकल्ट होता है। अब इसमें होगा क्या? अगर आपको सपोज करो कि आपको, जैसे मुझे नहीं मिला, मुझे गेहूं चाहिए था लेकिन मेरे पास जो है वो सेब थे, पर आपको सेब नहीं चाहिए थे, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जाना होगा जिसको सेब चाहिए और उसके पास गेहूं भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन, एक तो उसके पास गेहूं होनी चाहिए और दूसरी चीज उसके पास जो है वो सेब एक्सेप्ट कर ले, एप्पल्स को एक्सेप्ट कर ले। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से फिर मैं गुड़गांव चला गया, फरीदाबाद चला गया, कानपुर चला गया, लखनऊ चला गया, इलाहाबाद तक चला गया, लेकिन मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरी सर्च कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यानी कि सही व्यक्ति को ढूंढने के लिए मुझे खर्च करना पड़ा। सपोज मैं यहाँ से फरीदाबाद गया, सपोज मनी है ही नहीं, तो मैंने जो है वो ट्रांजैक्शन के तौर पर एक एक सेव जो है वो हर जगह बांटते चला गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई, मुझे हर एक सेव जगह जगह देना पड़ा, तो मेरी सेव की क्वांटिटी भी कम हो गई और सर्च कॉस्ट भी बढ़ गया। तीसरी चीज कि अगर मुझे इलाहाबाद तक भी नहीं मिला, सपोज इलाहाबाद जाते जाते मुझे 1 हफ्ता हो गया, तो कोई भी पेरिशेबल आइटम जो है वो बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं करता है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर मुझे इनका ट्रेड करना है, अगर अनाज है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो ये तो लंबा नहीं टिकेगा, वो तो खराब हो जाएगा। तो सेब क्या होंगे, 10-15 दिन 20 दिन बाद जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उनको मैं लंबे समय तक स्टोर भी नहीं कर सकता, और अगर मैंने स्टोर किया और इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू जो है वो बहुत सारे फल जो है वो खराब हो गए, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। बार्टर सिस्टम स्पेशलाइजेशन को प्रमोट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज के समय हमें जो सोसाइटी है, आज के समय की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता है? उस सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि भाई मैं एज ए प्रोफेशन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना भी बनाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो है मैं मजदूरी भी करूंगा और उसके बाद जो है वो बेसिकली ग्रोसरी स्टोर में भी काम करूंगा। ये डिवीजन ऑफ लेबर आज के समय नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि भाई आईटी सेक्टर में आईटी स्पेशलिस्ट हायर करो, बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग स्पेशलिस्ट हायर करो और टीचिंग सेक्टर में टीचिंग स्पेशलिस्ट हायर करो। आप एक बैंक के बंदे को यहाँ उठाकर बोल दोगे कि आप जो है वो हिस्ट्री पढ़ाओ, तो प्रॉब्लम क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है बार्टर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो कि अगर मैं कोई एक आइटम बना रहा हूँ, एक्सेप्ट फूड ग्रेन्स, और अगर वो नहीं बिके तो मैं क्या करूंगा? एट लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ह्यूमैनिटी की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ह्यूमैनिटी को चाहिए खाना। इनफैक्ट सबको खाना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है वो बेसिकली बिना खाने वो खाना, हम लोग थोड़ा इवॉल्व होकर जो है वो अभी हम लोग जो है वो बहुत सारे लोग, आप वहाँ बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो, मैं यहाँ पर जो है वो पढ़ा रहा हूँ, क्या हम लोग खेती कर रहे हैं क्या? जनरली जो है वो बहुत सारे बच्चे
किसानी नहीं कर रहे होंगे या खेती नहीं कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर हम लोग जो है वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई हमें पता है कि शाम में हमारे प्लेट में खाना होगा। अगर किसी दिन मैं बोलूँ कि अगर खाना जो है वो अब जो है वो कमी हो गई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले खेती करने जाओगे, पहले खाना ढूंढोगे। और यही चीज़ होती है बार्टर सिस्टम में, कि भाई जब तक अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका या एक्सचेंज नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, और खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। तो मैं पहले से ही एग्रीकल्चर में ही जो है वो रहता हूँ, एग्रीकल्चर में ही मैं सारी चीज़ें करूँगा, मुझे खाने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये मार देता है, इट डिस्करेजेस द डिवीजन ऑफ लेबर। क्या? बार्टर सिस्टम जो है वो लेबर की एफिशिएंसी और डिवीजन ऑफ लेबर, ये दोनों जो है इसको अलाउ नहीं करता है। तभी गांव लेवल पर देखना कि ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और वो भी एक्सचेंज किस कमोडिटी की होती है? ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज होती है। ठीक है, शहरों में तो ये होता ही नहीं है, लेकिन गांव में भी जो होता है वो फूड प्रोडक्ट्स का होता है। तो बहुत बहुत लिमिटेड केस में जो है बार्टर सिस्टम आज के समय अवेलेबल है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये चारों पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसीलिए मुझे ये चारों पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। अभी बार्टर सिस्टम और डिसएडवांटेजेस को पढ़ने के बाद लोगों को ये फील हुआ कि भाई बार्टर सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर बेसिकली एक मनी जैसा कुछ हो, ऐसा चीज हो जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है मनी। मनी क्या है? मनी बेसिकली एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, कोई भी सामान जो है एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। तो जब पैसे बनाए गए होंगे तो पैसे वालों ने, जो बनाने वाले पैसे की जो आइडिया है या पैसे जो डेवलप हो रहे होंगे जब इनिशियल स्टेजेस में, तो लोगों को ये आइडिया नहीं आया होगा कि भाई मैं पैसे से जो पैसा बनाऊं। लोगों को ये आइडिया नहीं आया होगा। पैसा बनाया क्यों गया? पैसा बनाया गया क्योंकि लोगों को जरूरत थी एक्सचेंज करने के लिए, लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी बार्टर सिस्टम से, इसीलिए लोगों ने जो है वो पैसे को इन्वेंट किया। लेकिन अगर पैसा अगर नहीं होता, सपोज पैसा अगर जो है वो नहीं बनाया गया होता, तो क्या होता कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो चल रही होती। तो इसीलिए पैसे को बनाने का रीजन क्या है? पैसे को बनाने का रीजन है दिस इज प्राइमरी फंक्शन। पैसे को बनाने का रीजन, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ठीक तरीके से। जो इंसान ने पहले बार गाड़ी बनाई होगी, कार बनाया होगा, उस व्यक्ति ने सबसे क्या सोच के कार बनाया होगा? उस व्यक्ति ने यही सोच के कार बनाया होगा कि भाई ये फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और दूसरी बात कंफर्टेबल है, आप बैठ के जा सकते हो, आराम से बैठ के आप जा सकते हो। यही दो चीजें होंगी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे कार्स जो है वो बढ़ी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, तो लोगों ने जो है वो कुछ नए इनोवेशंस किए कार में जो है वो पहले छत भी नहीं होती थी कार में। अगर बहुत पुरानी कार्स देखो, 100 साल पहले की कार्स देखो, तो उसमें छत नहीं होती थी कार्स में। तो उसके बाद होता क्या था कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ल्ड वॉर वन में जो क्या नाम था उसका, वर्ल्ड वॉर वन में जिस प्रिंस को मारा गया, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो है वो इसी कार जैसे व्हीकल में जा रहे थे, और छत ओपन थी। ठीक है, तो तभी जाकर छत जब ओपन रहेगी तो फिर आप कहीं से भी आपको गोली लग जाएगी, है ना। तो सिक्योरिटी रीजंस है, तो इसलिए कार को जो है वो कवर किया गया। कार को कवर करने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, कार में जो है वो दिन में गर्मी लगती है, तो कार में एसी लगाया गया। फिर लोगों को लगा कि नहीं, लंबी ड्राइव जाने समय जो है वो थोड़ी बोरियत हो जाती है, तो कार में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया, कार में वीडियो सिस्टम लगाया गया। तो इससे हुआ क्या? इससे कार वही है, कार की प्राइमरी फंक्शन तो वही है भाई, तुम्हें स्पीडी ट्रांसपोर्ट दे, और दूसरी बात की कंफर्टेबल राइड हो। जब लोग ये सब चीजें जोड़ दिए तो इसे कहा गया सेकेंडरी फंक्शन। म्यूजिक ऐड कर दिया उसने, वीडियो प्लेयर ऐड कर दिया उसने, एसी लगा दिया, छत लगा दी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कार। की कार सेफ्टी भी देती है, कार में तो म्यूजिक भी सुन सकते हो, कार में एसी जो है वो चलाकर आराम से, बेसिकली गर्मी में भी आराम से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी फंक्शन है। बनाने वाले ने ये सब नहीं सोचा होगा कि मैं कार में एसी लगाऊंगा। और टर्शरी, सोचो कि अगर मैं इसे और आगे लेकर जाऊं, दैट इज कॉल्ड टर्शरी फंक्शन। तो और आगे लेकर मैं इसे कैसे जा सकता हूं? मैंने कार खरीदी और मैंने कार को ओला या उबर जैसे ड्राइवर्स को दे दिया, और मेरी कार जो है मैंने रेंट पे दे दी, और उससे मुझे इनकम भी आ रही है। तो ये तो सेकेंडरी फंक्शन वालों भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। कार को बेसिकली कभी भी एसेट नहीं देखा जाता था। कार हमेशा जो है एक लाइबिलिटी होती थी लोगों की। लेकिन आज के समय कार एक एसेट बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि आप कार को रेंट पे दे दो, वो कार से आपको इनकम जनरेट होगी। तो दिस इज कॉल्ड दी टर्शरी फंक्शन। तो उसी तरह से मनी के भी फंक्शंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी।
प्राइमरी फंक्शन क्या है कि भाई जब पैसा बनाया गया होगा तो लोगों ने सिर्फ दो कारणों से बनाया, मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज का मूल्य नापने के लिए बनाया होगा, और दूसरी चीज कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि भाई मुझे इलाहाबाद तक ना जाना पड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने पैसे के देकर जो है उस चावल गेहूं वाले से एक्सचेंज कर लिया। तो अब उससे अगर सेव नहीं भी चाहिए तो भी वो पैसे जो है वो पैसे लेकर जो है मुझे वो अपने गेहूं जो है वो दे सकता है। दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इससे हुआ क्या, इससे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो बार्टर सिस्टम के एक डिसएडवांटेज था, इसे हमने खत्म कर दिया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स अगर नहीं है, भाई मुझे नहीं चाहिए आपके एप्पल्स, तो कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे जो है वो उससे मैं बनाना खरीद लूंगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक प्राइमरी फंक्शन रहा मनी का। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, भाई मेरी ये जो पेन है, सपोज ये पेन 100 रुपीज की है, तो ये क्या बताता है 100 रुपीज, दैट इज इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है 100 रुपीज। अगर ये मनी नहीं होता और मैं पूछता इससे कि वैल्यू बताओ क्या है इसकी, तो आप कैसे बताते हैं बार्टर सिस्टम में इसकी वैल्यू। और आप किसी को एक्सचेंज करते हैं तो फिर कैसे एक्सचेंज करते हैं, क्या सोच के एक्सचेंज करते हैं इसका। तो उस समय एक्सचेंज करते हैं कि भाई इसकी मुझे ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप कम कुछ गेहूं में भी दे दोगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सोने में भी नहीं दोगे, सोना लेने पे भी। तो ये चीज़ बार्टर सिस्टम के साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन अब मेजर ऑफ वैल्यू आ गया है। इसका मतलब क्या कि आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मेजर कर सकते हो। अगर आप उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर कर सकते हो तो इससे फायदा क्या है कि आप उसकी जो है वो सही कीमत जो है वो लगा सकते हो। दैट मीन्स मनी प्रोवाइड्स ए कॉमन मेजर टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मुझे इस पेन से अच्छा पेन कोई खरीदना है तो मैं क्या मेजर करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, पहले मैं देखूंगा कि भाई ये पेन से ज्यादा प्राइस इसकी है तो इसके क्या फीचर्स हैं। तो ऑब्वियसली जो फीचर्स जिसके इस पेन की प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके फीचर्स या फिर उसकी ब्रांडिंग जो है वो कुछ अलग होगी। So that's why measure of value and medium of exchange, these are the two of the primary functions of the money. समझ में आया। सेकेंड थिंग इज अबाउट द सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब जैसे कार वाले ने जो सेकेंडरी फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था कि कार में एसी लगा दिया, कार में म्यूजिक प्लेयर लगा दिया, कार में वीडियो सिस्टम लगा दिया, उसी तरीके से पैसे को बेसिकली लोगों ने जैसे जैसे पैसा इवॉल्व हुआ, लोगों ने उसे स्टोर करना शुरू किया। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ये पैसे को मैं स्टोर कर सकता हूँ। आज आप पैसे को स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो। पेरिशेबल आइटम्स है नहीं पैसा, आप उसे स्टोर करके रख दो। अगर आपको हो सकता है, हाँ आप कहोगे कि सर नोट तो खराब हो जाता है, 5-6 सालों में 10 सालों में नोट खराब हो जाता है, आप बैंक में रख दो, बैंक में तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक में आप उसे स्टोर करके रख सकते हो पैसे को, लाइफ टाइम स्टोर करके रख सकते हो पैसे को। तो बिना किसी वैल्यू के मतलब आपका वैल्यू लूज नहीं होगा उसमें। आपका जो पेरिशेबल आइटम में पहले क्या होता था कि जो वैल्यू है पेरिशेबल आइटम की वो लूज हो जाएगी, यहां पर वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड इन द फ्यूचर विदाउट लूजिंग वैल्यू। अब आपको मनी जो है वो आप जो है वो दिल्ली में बैठे हो, आपके पेरेंट्स जो है वो सपोज बैंगलोर में है और आप प्रिपरेशन करने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हो और आपको अचानक से जो है वो अर्जेंट जरूरत पड़ गई पैसों की। तो आप वापस घर तो नहीं जाओगे ना पैसे लेने के लिए। आप क्या करोगे कि आप कह दोगे कि मेरे अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दीजिए पैसा। तो ये क्या है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब मनी को हम लोग इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है ऋण भुगतान। सपोज आपने जो है एक कार ले ली और ये कार जो है आपने क्या ली, ईएमआई पे ली। सपोज ये 20 लाख की कार है, ठीक है, 20 लाख की कार है। आपको जो है ये कार जो है ईएमआई पर आपको जो है ये सपोज 30 लाख रुपए में पड़ी, ठीक है, 30 लाख रुपए आपको देने हैं। लेकिन आपके पास नहीं है 30 लाख रुपए, लेकिन आपको बहुत मन है कि मैं ये कार लूं। आप क्या करोगे, आपने देखा कि भाई मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम 1 लाख रुपए सालाना महीने का। 1 लाख रुपए अगर मेरी महीने की इनकम है तो 50,000 रुपीज जो है वो हर महीने जो है मुझसे काट लो। और 50,000 रुपीज जो है वो हर महीने मुझसे काट के 5 साल 6 साल 7 साल जितने समय का इंस्टॉलमेंट आप बना सकते हो बना दो। और उस बेसिस पर जो है ये 30 लाख रुपए जो है वो आपको 30 लाख रुपए की कार आपको जो है वो मिल जाएगी बिना 30 लाख रुपए पे किए हुए। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसा हो। कमोडिटी मनी ये बार्टर सिस्टम है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 30 लाख की कार जो है, ये 30 लाख की कार आपको उसी वक्त मिल गई। आपने 30 लाख नहीं दिए लेकिन आपको मिल गई। कैसे? डिफर्ड पेमेंट पे, ऋण भुगतान पे, इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे, जो भी आप कह लो। तो मनी एनेबल्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स। तो आप ईएमआई जो देने वाले हो वो फ्यूचर में देने वाले हो, अभी नहीं देने वाले, लेकिन फ्यूचर में देने वाले। जो आप पैसे फ्यूचर में दोगे लेकिन आपको कार अभी मिल गई, ये फायदा है पैसे का। तो दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन
और तीसरा कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन क्या होता है, ये सेकेंडरी फंक्शन से भी एक लेवल आगे, ये बेसिकली एक्ट एज फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी बेसिकली एक्ट एज फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बेसिकली एक चीज देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं। शेयर्स लिस्टेड होते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और वहां पर जो है वो आप अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हो। अपनी कोई कंपनी है तो आप उस शेयर्स को बेसिकली लिस्ट कर सकते हो। हालांकि वो कैसे होता है हमें नहीं जानने की जरूरत, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में पैसे जो है वो मूव करते रहते हैं, एंड ये तभी पॉसिबल है जब पैसे हैं। सेकंड, फाइनेंशियल मार्केट तभी पॉसिबल है जब पैसे हैं। फाइनेंशियल मार्केट पॉसिबल ही नहीं है अगर पैसे का कॉन्सेप्ट ही ना हो। दूसरी चीज, हेल्प्स इन एलोकेटिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इकोनॉमी में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमेशा होते हैं। इसका मतलब इन जनरल थ्योरी ये कहा जाता है कि कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज अगर आपको प्रोड्यूस करनी है किसी इकोनॉमी में तो ये 4 चीजें आपको चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। सपोज आपको एक आयरन स्टील फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, और आयरन स्टील फैक्ट्री खोलने के लिए आपको चाहिए पहले लैंड। तो लैंड आप किस पे लोगे, लैंड आप लोगे लीज पर, या फिर बोलो कि लीज पर ही समझो, क्योंकि जनरली जो है फैक्ट्रीज वो बहुत बड़ी लैंड जो है खरीदती नहीं, एक्वायर नहीं करती है। अगर वो लैंड प्राइवेट लैंड है तो उसे कंपनी लीज पर ले लेती है, और लीज पर बेसिकली उस व्यक्ति को क्या मिल जाता है, रेंट मिल जाता है। ठीक है, लीज पर आपने लिया है तो आप हर महीने कुछ रेंट दे रहे हो। दूसरी चीज लेबर, यानी कि अगर आप आयरन स्टील फैक्ट्री खोल रहे हो तो आयरन और स्टील फैक्ट्री में आप लेबर रखोगे, वो लेबर को क्या दोगे, वेज दोगे, सैलरी दोगे। ठीक है, आयरन और स्टील फैक्ट्री खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल कहां से आएगा, बैंक्स से आएगा, और बैंक्स बदले में क्या लेंगे, इंटरेस्ट, सूद, ब्याज लेंगे। और एंटरप्रेन्योर जो है, जो खुद आप हो, आपकी जो आपने ये चीजें जो है वो बनाई है, आपके दिमाग से ये सारी चीजें जो है वो बनी। आयरन स्टील फैक्ट्री खोलना आपका निर्णय था, आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए। वो क्या है, क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा। दैट मीन्स कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं मनी को जनरेट करते हैं, मनी फॉर्म करते हैं। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर नहीं होगा, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमी में कोई भी मनी प्रोड्यूस नहीं होगी। एंड दैट्स वाई उत्पादन हेतु सहायता करता है क्या, कंटिंजेंट फंक्शन। अच्छा, ये कंटिंजेंट का मतलब क्या है, वही है टर्शरी। ठीक है, मैंने क्यों लिखा कंटिंजेंट, क्योंकि बुक में दिया था, टर्शरी नहीं लिखकर उन्होंने कंटिंजेंट लिख दिया तो मैंने वही लिख दिया, लेकिन आप यही समझ लो कि टर्शरी है। तो हेल्प्स इन एलोकेटिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर समझो मनी नहीं होता तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस काम के होते, किसी काम के नहीं होते। थर्ड, एड्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब सरकार जो है, हम लोग जब टैक्सेशन पढ़ेंगे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ये होता क्या है बेसिकली कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लेती है। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपके ऊपर जो है वो टैक्स का बर्डन भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स का बर्डन। तो सपोज आप 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो आप किस टैक्स स्लैब में आ जाओगे, वो 30% टैक्स स्लैब में आ जाओगे। और 30% यानी कि 30 लाख रुपए जो है वो आपको देने पड़ेंगे किसे, सरकार को। तो आपने दे दिए सरकार को। उसी तरीके से बहुत सारी टैक्सेस होते हैं। इनकम टैक्स तो एकमात्र टैक्स है, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वैट होता है, जीएसटी होता है। ठीक है, बहुत सारी टैक्सेस होती है, एक्साइज, ड्यूटीज, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास जाती हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन पैसे का मजे उड़ाती है नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, इन पैसों से बेसिकली स्कीम्स चलाती हैं। बहुत सारे पैसों से ये क्या करती हैं, स्कीम्स चलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 80 करोड़ लोगों को खाना देना, अनाज देना। ठीक है, बेसिकली प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो उसके लिए स्कीम चलाई जाती हैं। लोगों को, जो सरकारी स्कूल में जा रहे बच्चे हैं, उनको मिड डे मील स्कीम्स, उनके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो बच्चे गरीब हैं उनको बेसिकली स्कॉलरशिप योजना देना, ये सब चीज़ों में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसा सरकार क्या करती है, अमीरों से लेकर गरीबों में बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट करती है विद द हेल्प ऑफ स्कीम्स। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैसा दे देती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है विद द हेल्प ऑफ स्कीम्स। तो दैट्स व्हाई कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ द मनी, थर्ड कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ द मनी इज एड्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम की
रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करती है। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेशनल इनकम होता क्या है, तो टोटल इनकम समझ लो आप। टोटल इनकम जो है वो जितने भी कंट्री में जितने लोग कमाते हैं, दैट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अभी बेसिकली इतना समझ लो, अब बहुत डिटेल में अभी जाएंगे तो पढ़ेंगे। सब चीज़ें एक क्लास में नहीं की जा सकती ना, उसके लिए बहुत सारा जो है वो टाइम चाहिए, बहुत सारे क्लासेस चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी इवॉल्व कैसे हुआ और मनी के टाइप्स क्या क्या हैं। तो मनी इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि पहले तो कमोडिटी मनी आई, कमोडिटी मनी के बाद मेटलिक मनी, देन उसके बाद पेपर मनी। पेपर मनी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी भी कहते हैं, टोकन मनी भी कहते हैं, फियाट मनी भी कहते हैं, सब समझेंगे आगे। बैंक मनी और क्रिप्टो करेंसी, ये 5 मनी है। ये बेसिकली बैंक मनी को हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ये 5 बेसिकली कह सकते हैं कि इवोल्यूशन है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं हम लोग। कमोडिटी मनी, जैसे हम लोग वस्तु मुद्रा कहते हैं, तो कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी आप जो है वो यूज कर सकते हो एज ए मनी। मैंने वही कहा ना कि अगर ये पेन लोग एक्सेप्ट करने लगे कि ये मनी है तो ये कमोडिटी मनी हो जाएगी। ठीक है, लोग इसे एक्सेप्ट करने लगेंगे। उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल एक एस्टेक सिविलाइजेशन हुआ करता था साउथ अमेरिका में। वो एस्टेक सिविलाइजेशन में कोकोआ बीन्स जो है वो यूज होते थे एज ए मनी, एज ए करेंसी। तो करेंसी क्या है, कोकोआ बीन्स। तो आप 2 कोकोआ बीन्स से कार ले लो, 1 कोकोआ बीन्स से बेसिकली बाइक ले लो, है ना, 6 कोकोआ बीन्स से फ्लैट ले लो। इस तरीके से मान के चलो कि मतलब एक्चुअली मैं ये एग्जांपल में समझाने के लिए दे रहा हूँ कि इस तरह से जो है कहीं ना कहीं उनका सिस्टम रहता होगा कि 1 कोकोआ बीन 2 कोकोआ बीन से ये मिलेगा, 6 से ये मिलेगा, 10 से ये मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे कोस्टल आइलैंड्स में वेल के दांत, वेल के तीत जो है वो भी क्या है, वो भी एक तरह से कमोडिटी मनी के तौर पर इस्तेमाल होता है। थर्ड, आयरन नेल्स, बेयर पेल्ट्स, गोल्ड नगेट्स, सोने के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब जो है वो क्या है, एक तरह से कमोडिटी मनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम का मतलब क्या है कि ये नाशवान पदार्थ है, ये खराब हो जाएगा। ठीक है, कोकोआ बीन्स ये खराब होने वाली चीज़ है, कोकोआ बीन्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। अब गोल्ड नगेट्स जो है कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये बड़ा वाला से कार मिलेगी या फिर छोटे वाले से बाइक मिलेगी, या कैसे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, थर्ड, नॉट प्योर। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोकोआ बीन्स या गोल्ड नगेट्स जो है ये प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर ये कहीं पर एक्सेप्ट, अगर कहीं पर जो है बाहर के साथ अगर आपको ट्रेड करना है, अपने आप में तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर कोई बाहर के सिविलाइजेशन के साथ आपको ट्रेड करना है तो हो सकता है वो ये एक्सेप्ट ना करे। सो फॉरेनर्स मे नॉट एक्सेप्ट। और दूसरी बहुत सारी चीजें और भी है, जैसे कोई सुनामी आ गई, बहुत सारे जो है वो वेल के तीत एक साथ जो है वो आ गए। शेल्स भी इस्तेमाल किया जाता था, मैं छूट गया है, शेल्स, काउरी शेल्स। शेल्स क्या होते थे, वो कौड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में, कौड़ी। तो शेल्स जो है, ये काउरी शेल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अगर बहुत सारे टाइड्स, बहुत तेज टाइड आ गई और बहुत सारे काउडी शेल्स आ गए कोस्टल रीजन में, तो फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो खराब होने वाली चीजें हैं, उसके साथ साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कमोडिटी मनी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, बहुत सालों तक जो है ये नहीं चल सकी। लोकलाइज्ड करेंसी के तौर पर जो है इसे किया जाता था। लेकिन जब बड़े बड़े एम्पायर्स बने तो लोगों को समझ में आया कि हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, और उस समय आता है मेटलिक मनी। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं समझाऊंगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। मेटलिक मनी क्या होता है, मेटलिक मनी का मतलब होता है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा मीन्स कोई भी ट्रेडर या किंग बेसिकली क्या करते थे, अपना जो छाप है वो उस सोने के सिक्के में मार देते थे। दैट मीन्स कि वो सिक्का जो है वो क्या है, उस किंग के द्वारा इशू किया जा रहा है। इससे होता क्या था कि भाई जब किंग के द्वारा इशू किया गया है तो वो एक तो सबसे पहले ट्रस्ट की चीज होगी कि भाई ये राजा के द्वारा इशू किया गया, तो हम लोग जो है इससे बेसिकली यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब वो सिक्के बनाए जाते थे तो ये गोल्ड नगेट्स जैसा छोटे बड़े नहीं बनाए जाते थे। ये सिक्के जो है यूनिफॉर्म होते थे, शेप में एज वेल एज जो है वजन में, जनरली यूनिफॉर्म होते थे। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी हमारे पास है, ये सब हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। जैसे इंडो ग्रीक्स और कुशान किंग्स जो है इन्होंने प्योर गोल्ड कॉइन्स के सिक्के इशू किए थे। इनफैक्ट 99% गोल्ड कॉइन, प्योर गोल्ड कॉइन के सिक्के जो है इन्होंने इशू किया था। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स थोड़े से अनप्योर थे, लेकिन गुप्ता गोल्ड कॉइन्स की खास बात क्या है कि ये बहुत स्पेक्टेकुलर तरीके से थे, मतलब बहुत मैग्निफिसेंट सिक्का था इनका। इसमें आपको किंग्स दिख जाएंगे, ये सब हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। आपको मैं वो वीडियोज फोटोज भी दिखाऊंगा उसके, जो क्या कहते हैं,
कॉइन्स के फोटोज आपको उसमें दिखाऊंगा। किंग जो है वीणा प्ले कर रहा है, किंग जो है वो हंटिंग कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ जो है वो बगल में खड़ा है और दोनों जो है वो आर्चरी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली गुप्ता कॉइन्स में डिपिक्ट किए हुए इमेजेस हैं। और ये हमें क्या दर्शाते हैं कि कितना मैग्निफिशेंट कॉइनेज सिस्टम उनका रहा होगा। बहुत स्पेक्टेकुलर कॉइन्स उनके जो है वो रहते थे। फिर दिल्ली सल्तनत में बेसिकली सिल्वर टांका रुपया जो है वो चला, सिल्वर टांका चला। उसके बाद रुपया जो है वो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि सिल्वर का हुआ करता था, और अकबर ने गोल्ड की मुहर जो है वो स्टैब्लिश की। तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि मेटलिक मनी में बेसिकली गोल्ड या सिल्वर का ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मेटल्स का इस्तेमाल नहीं होता था। ब्रॉन्ज के सिक्के भी हमें मिले हुए हैं, कॉपर के सिक्के भी हमें मिले हुए हैं, लेकिन वो रिलेटिवली इनके कंपैरिजन में कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि किंग्स अगर इशू कर रहे हैं या कोई बड़ा ट्रेडर इशू कर रहा है तो वो गोल्ड या सिल्वर के ही सिक्के इशू करता था। मेटलिक मनी में दो चीजें आती हैं, फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन। फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन का मतलब क्या होता है? फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन का मतलब होता है कि कोई भी एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्के की एक फेस वैल्यू होती है। ये फेस वैल्यू क्या होता है कि भाई कोई सिक्के है, कोई ये मान लो ये 1 रुपए का सिक्का है, तो आपको कैसे पता ये 1 रुपए का सिक्का है? क्योंकि भाई यहाँ पे 1 रुपया लिखा है। तो ये जो लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, ये होता है फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू ये होती है कि भाई ये सिक्के के एक्चुअली में मूल्य क्या है, एक्चुअली में ये कितने कितने कितना कॉस्टली है। होता क्या था कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले क्या करती थी, जो 5 रुपीज की कॉइन है, मैं बहुत 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा बचपन में कि 5 रुपीज का कॉइन जो है वो काफी मोटे कॉइन्स आते थे, बहुत मोटा सिक्का आता था। और ये 5 रुपए का जो सिक्का है काफी भारी भी होता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेटल जो है वो मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी। तो प्रॉब्लम क्या होने लगी? प्रॉब्लम ये होने लगी कि इसका जो है स्मगलिंग होने लगा। स्मगलिंग कहाँ होने लगा? बांग्लादेश में। और ये स्मगलिंग क्यों करते थे? स्मगलिंग करके ये बेसिकली उस 5 रुपए के सिक्के से बेसिकली ब्लेड्स बनाते थे, मेल्ट करके, मेल्ट करते थे, और मेल्ट करके क्या करते थे, ब्लेड्स बनाते थे। और वो ब्लेड्स को बेसिकली 5 ब्लेड्स बनते थे और हर ब्लेड को 2 रुपए में करके बेचते थे, तो 10 रुपए हो गए। तो बेसिकली 5 रुपए के सिक्के से ये लोग स्मगलिंग करके वो प्रॉफिट कमा रहे थे। तो आरबीआई के सामने प्रॉब्लम क्या हुई कि आरबीआई ने नोटिस किया कि 5 रुपए के सिक्के जो है वो इकोनॉमी में बहुत कम पड़ गए हैं। तो इसका कारण जब उन्होंने तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि भाई ऐसा कारण है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिक्के का मेटल को कम कर दिया, इस सिक्के की मेटल को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, ये सिक्के की फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपीज, लेकिन ये सिक्के की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए के ब्लेड्स बन रहे हैं। तो 5 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन जब उसे मेल्ट किया गया तो 10 रुपए का मेटल मिलता है हमें। यही है बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, यानी कि किसी अंतर्भूत मूल्य है। अगर मैं बोलूं कि किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर आप कैसे पता कर सकते हो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं, तो भाई देखो कि उसे कोई और फॉर्म में यूज किया जा सकता है कि नहीं। सिक्का, अगर मेरे पास गोल्ड कॉइन है, अगर मेरे पास गोल्ड कॉइन है, मुझे गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए, तो क्या मैं इसे और फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं इसे मेल्ट करके ऑर्नामेंट्स बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या मैं इसे मेल्ट करके किसी भी ज्वेलरी बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या मैं इसे मेल्ट करके बहुत सारे सोने के सिक्कों को मेल्ट करके एक गोल्ड बार बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी दूसरे फॉर्म में भी यूजेबल है। तुम उस सिक्के को मेल्ट कर दो, किसी फॉर्म में चेंज कर दो, उसकी वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू कहीं नहीं जाने वाली। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सिक्के की यानी मेटल करेंसी की हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, जबकि पेपर करेंसी की अगर हम बात करें तो पेपर करेंसी क्या है? एक पेपर नोट है। क्या हम लोग उसे नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम लोग उसे डायरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उसे जलाकर किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो पेपर करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो ये सिक्के होते हैं इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, और तीसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेटल जो कम किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आरबीआई को कहा कि भाई ये मेटल कम करो। तो मेटल को जब ये कम किया गया, तो ये मेटल को कम करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीबेसमेंट। क्या कहते हैं? डीबेसमेंट। तो डिबेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है, डिबेसमेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग द मेटल कंटेंट इन कॉइन ऑफन ड्यूरिंग वीक और पुअर रूल। वीक और पुअर रूल तो ये तो अलग बात है। जैसे औरंगजेब ने डिबेसमेंट किया था, जब ये जो सिक्के हैं, अकबर के जो मुहर है गोल्ड, जब अकबर के समय था तो ये लगभग 20 से 22 ग्राम के होते थे, 20 से 22 ग्राम। लेकिन जैसे जैसे अकबर के बाद जो है वो औरंगजेब का पीरियड आया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 4 जनरेशन में ये मुगल सल्तनत में, मुगल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। मुगल्स में जो है वो जागीरदारी क्राइसिस और ज़मींदारी क्राइसिस जो है वो शुरू हो गई थी। क्या है वो सब चीज़ें? सब मिडिएवल का पार्ट है, पर फिर भी
आप ये समझो कि जब ये गोल्ड कॉइन्स अकबर के समय इशू किए जाते थे तो ये 20 से 22 ग्राम के होते थे, पर जब जैसे जैसे ये गोल्ड कॉइन्स जो है वो औरंगजेब तक पहुंचे, या फिर औरंगजेब ने जब इस पीरियड में औरंगजेब ने जब गोल्ड कॉइन इशू किए तो ये मात्र 13 से 14 ग्राम के इशू किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि रूलर ने मेटल की करेंसी कम कर दी। अब यहाँ मेटल की करेंसी कम करने का कारण क्या है कि भाई इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। यहाँ पर मेटल की करेंसी मेटल की क्वांटिटी कम करने का मतलब क्या है? क्यों? कारण क्या है कि भाई वहां पर स्मगलिंग हो रहा था। तो डिबेसमेंट का मतलब बेसिकली वही होता है कि मेटल की क्वांटिटी को किसी भी सिक्के में कम कर देना, दैट इज कॉल्ड डिबेसमेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं फुल बॉडीड और टोकन कॉइन की। फुल बॉडीड कॉइन वही होता है जिसमें मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो, सॉरी इसकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो। फुल बॉडीड कॉइन का मतलब होता है कि फेस वैल्यू में जितने भी जो उसका फेस वैल्यू है, ये 5 रुपए की फेस वैल्यू 5 रुपीज है, इससे ज्यादा मेटल उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड दी फुल बॉडीड कॉइन। यही अगर डिबेसमेंट करके उसका मेटल कम कर दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। या तो फेस वैल्यू जो है, इसकी फेस वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे आज के समय देखोगे कि 1 रुपए का जो सिक्का आता है, या फिर मैं बोलूँ 2 रुपए का जो सिक्का आता है वो काफी पतला आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसमें डिबेसमेंट किया गया है। और दूसरी चीज कि अब ये सिक्के जो है ये क्यूप्रो निकल मेटल के बनाने लगे हैं, जिससे होता क्या है कि ये सिक्के की ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है? जिसमें फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो या फिर फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के कम हो, दैट इज कॉल्ड द टोकन फुल बॉडीड कॉइन। एंड दूसरा टोकन कॉइन्स क्या होता है? टोकन कॉइन्स का मतलब जिसमें फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटिवली कम होती है, सॉरी रिलेटिवली ज्यादा होती है, फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ता कॉइन्स में 8 ग्राम गोल्ड जो है वो था। टोकन कॉइन्स जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न 50 पैसा मात्र 4 ग्राम स्टील का होता है, मात्र 4 ग्राम। तो 50 पैसा जो है वो अगर आप अपने जो दादा जमाने के देखोगे तो 50 पैसा काफी हैवी आता था। अगर आप देखोगे तो उस वक्त जो है 50 पैसे में सिल्वर भी जो है वो इनग्रेंड होते थे, लेकिन अभी उसे जो है वो स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। क्या नोट की कोई वैल्यू है? तो अच्छा ये तो दूसरी चीज है। क्या करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू? नहीं, करेंसी नोट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया डिबेसमेंट, हमने देख लिया फुल बॉडीड कॉइन, हमने देख लिया टोकन कॉइन, हमने देख लिया क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको समझ में आएगी क्या ये कमोडिटी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है? हाँ है। आयरन नेल्स को आप मेल्ट करके कुछ आयरन बना दो, ठीक है। कोकोआ बीन्स अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो खा लो, कॉफी बना दो, उसकी कुछ और बना दो, उसे बो दो, पेड़ उग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कमोडिटी मनी की भी इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, ठीक है। मेटलिक मनी तो ऑब्वियसली मेटलिक मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमेशा से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी, ठीक है। तो चैलेंज देखो, डिबेसमेंट एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल रोमन किंग्स, फॉर एग्जांपल औरंगजेब। तो जब राजा कमजोर होता है या फिर खजाना खाली होता है तो सिक्कों में धातु की संख्या जो है वो क्या कर दी जाती है? धातु की मेटल की क्वांटिटी कम कर दी जाती है, ठीक है। हमने देखा भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइनेज एक्ट 2011 में बेसिकली एक तो सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग डिबेसमेंट करेंगे, और दूसरी चीज ये जो मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स है इसे बेसिकली क्या कर दिया गया? एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया कि अगर आप पकड़े गए तो आपको जो है वो क्राइम माना जाएगा, आपने जो काम किया है उसे क्राइम माना जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन कॉइन्स बेसिकली किसके बने होते हैं? क्यूप्रो निकल के बने होते हैं। क्यूप्रो निकल के बने होने के कारण क्या है कि अगर आप इसे मेल्ट भी करो तो आपको ज्यादा फायदा ना हो, अगर आप इसे मेल्ट भी कर दोगे तो इसका ज्यादा फायदा आपको मिलता नहीं है। तुगलक कॉइन्स जो है ये बेसिकली हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये फेल हो गया था, ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। नाउ इंट्रिंसिक कॉइन वैल्यू ऑफ कॉइन वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पेपर। तो क्या मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? तो हाँ, मैंने कहा कि मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है बिकॉज मेटल इटसेल्फ इज वैल्यूएबल। कोई भी मेटल उठा लो आप, आयरन, स्टील, ट्यूप्रोनिकल, निकल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोई भी मेटल उठा लो, दैट मेटल हैज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरी चीज, क्या इसे मेल्ट करके ज्वेलरी या वेपन्स बनाए जा सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, ज्वेलरी बना दो, है ना। आयरन को मेल्ट कर दिया, उसकी जो आयरन है वो टैंक्स में इस्तेमाल कर दिए, एयरप्लेन्स में इस्तेमाल कर दिए, बंदूक में इस्तेमाल हो गई उसकी आयरन। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या पेपर करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं, पेपर करेंसी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इट वर्थ लाइज इन ट्रस्ट एंड अथॉरिटी ऑफ द इशूइंग गवर्नमेंट। उसकी कीमत तभी तक है जब तक गवर्नमेंट या अथॉरिटी उसे इशू कर रही है, और दूसरी चीज कि लोगों को उस पर ट्रस्ट है, बस इतनी तक ही उसकी वैल्यू है।
उससे ज़्यादा इसकी कोई औकात नहीं। द पेपर इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज एज कमोडिटी। क्या आप उसे नोटबुक बना सकते हो? क्या आप उसे जो है वो डायरी बना सकते हो? नोट अपने इकोनॉमी के नोट्स लिख सकते हो 10 रुपए के नोट में? नहीं लिख सकते। सो बेसिकली दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द पेपर करेंसी। यहाँ तक जो है बेसिकली आप सभी को कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में आए हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप जो है उसे डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। बैच वाले तो ऑब्वियसली पूछ ही सकते हैं, जो बैच में नहीं है वो भी जो है वो इसको बेसिकली पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे पूछ सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिएट मनी, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ को भी जो है पीडीएफ आपको ये उसी ग्रुप पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। फिएट मनी की बात करते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिएट मनी। फिएट मनी और लीगल टेंडर दो चीज होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो कोई काम का नहीं है। फिएट मनी जो है वो क्या होता है? फिएट मनी जो है वो क्या है? फिएट मनी, जब कोई करेंसी को अगर हम लोग फिएट मनी कब बोलेंगे या वैधानिक मुद्रा कब बोलेंगे? तभी बोलेंगे जब उसकी दो शर्तें जो है वो लागू होंगी। दो शर्तें एक साथ जरूरी है, टू कंडीशन साइमल्टेनियसली। क्या कंडीशंस है? पहला कि फिएट मनी जो है वो किसी या तो फिजिकल करेंसी कॉइन या तो फिजिकल करेंसी नोट। फिजिकल करेंसी कॉइन यानी कि 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के, है ना, इस फॉर्म में होना चाहिए। या तो फिजिकल करेंसी नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट। या फिर वर्चुअल कॉइन में होना चाहिए। वर्चुअल कॉइन यानी कि जो हम लोग छू नहीं सकते, दैट इज वर्चुअल, है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल कॉइन हो गया, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन, आरबीआई का एक सीबीडीसी कॉइन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन, ये वर्चुअल कॉइन है। इसके अलावा क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो करेंसी हो गया, जैसे बिटकॉइन, डॉज कॉइन, है ना, ये सब क्या है? ये सभी जो है वो वर्चुअल कॉइन्स है। अगर वो फिएट मनी, अगर वो मनी इस फॉर्म में है, या तो फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट्स, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन, विच कैन मेजर वैल्यू एंड साइमल्टेनियसली, एक कंडीशन और है कि इट मस्ट बी इशूड बाई ए अथॉरिटी, यानी कि या तो किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए, तभी जाके अगर उसकी फॉर्म और अथॉरिटी दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही है तो उस केस में जो मनी है उसे हम लोग कहते हैं फिएट मनी। क्या कहते हैं हम लोग? फिएट मनी। अगेन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट साइमल्टेनियसली मेट होने चाहिए। पहला, इस फॉर्म में होना चाहिए करेंसी, कोई भी करेंसी, और दूसरी चीज कि उसे या तो राजा या रानी या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया हो। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो 1000 तक के कॉइन्स जो है वो इशू कर सकती है, और ये पावर किससे मिलता है? कॉइनेज एक्ट 2011। कॉइनेज एक्ट है, कॉइनेज एक्ट के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे बनाने की, पैसे छापने की पावर जो है, या सिक्के छापने की, या सिक्के छापना तो नहीं बोल सही रहेगा, मिंट करना ठीक रहेगा। सिक्के मिंट करने की जो पावर है वो किससे मिलती है? वो इस कॉइनेज एक्ट 2011 से मिलती है। ठीक है, प्रेजेंटली जो है वो गवर्नमेंट 50 पैसे से 20 रुपए के सिक्के जो है वो इशू करती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि 50 पैसा जो है वो मार्केट में नजर नहीं आता है। हाँ, मार्केट में वो नजर नहीं आता है, लेकिन 50 पैसे गवर्नमेंट ने अभी जो है वो बेसिकली डिमोनेटाइज नहीं किया, या फिर उसे जो है बंद नहीं किया है। ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरली स्टेट पीसीएस के लिए कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कॉइन्स में बेसिकली क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर नहीं होते हैं। कॉइन्स में फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर नहीं होते हैं। कॉइन्स में किसका सिग्नेचर, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर किस में होता है? सिर्फ 1 रुपीज के नोट पे, 1 रुपये के नोट पे, जो कि आजकल दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट, मैं सिक्के नहीं कह रहा, उसमें आप देखोगे तो उसमें आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं रहता है, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर रहता है। ठीक है, 1 रुपये का कॉइन में बेसिकली ये सब चीजें लिखी नहीं होती है, पे द बेयर। तो इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं कि क्या नोट में ये सब लिखा रहता है, तो क्या कॉइन्स में नहीं है? तो क्या वो, अगर मेरी कॉइन टूट गई, ऐसा तो टूटती नहीं है, लेकिन अगर कॉइन टूट गई या फिर ये हो गई, सिकुड़ गई, या फिर मेरी कॉइन जो है वो मुड़ गई, तो क्या मुझे रिप्लेस करके देगा गवर्नमेंट? तो हाँ, देगा गवर्नमेंट, लेकिन आपको उसके लिए बैंक जाना होगा। ठीक है, आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट अदर देन 1 रुपी नोट अंडर आरबीआई एक्ट 1934। आप इसे इस तरह से याद रखो, इस तरह से याद रखो कि all coins plus 1 rupee
नोट, सारे के सारे सिक्के जितने भी इंडिया में हैं और ये 1 रुपी नोट, ये सभी कौन इशू करता है? ये सभी इशू करती है गवर्नमेंट। और इसके बाहर का जो भी दायरा है, इसके बाहर का जो भी दायरा है, इसके बाहर का दायरा का मतलब क्या है कि 2 रुपए के नोट से लेके 2000 तक के नोट, ऐसे तो आरबीआई 10,000 तक के नोट इशू कर सकती है, लेकिन 2000 तक का नोट जो है अभी तक उसने इशू किया है। सो दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ द आरबीआई। ठीक है, यानी कि इसके बाहर जो भी है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परव्यू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे करती है। ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, बट इसके बाहर का जितना भी दायरा है वो सभी आरबीआई के अंडर में आता है। ठीक है, तो करेंसी नोट्स हैव गवर्नर सिग्नेचर विद दी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया रहता है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि प्रॉमिसरी नोट्स होता क्या है, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये है फिएट मनी। तभी हम लोग फिएट मनी कर रहे हैं। फिएट मनी में 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए, तभी उसे कहेंगे हम लोग फिएट मनी। दूसरी चीज होती है वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर। वैधानिक मुद्रा, वैध मुद्रा, जो भी बोल रहे हैं आप। लीगल टेंडर क्या होता है? कोई भी करेंसी को लीगल टेंडर अगर बनना है तो उस केस में उसे जो है वो 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल करनी होगी। 2 शर्तें, अगेन फिर से 2 शर्तें एक साथ जो है वो फुलफिल करनी होगी। पहला कि एक तो वो फिएट मनी होना चाहिए, जो कि हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा, फिएट मनी। और दूसरी चीज, इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द कंट्री। जितने भी डेट एंड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपको आपने लोन लिया है तो उस करेंसी पे आप उस लोन को चुका सकते हो। दूसरी चीज ट्रांजैक्शन, मतलब जो आपका डेली ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन, ये दोनों जो है वो दोनों करने के लिए वो करेंसी लीगली वैलिड होनी चाहिए उस कंट्री में। समझ में आया? यानी कि इंडिया में अगर आप लोन पे करने जा रहे हो अमेरिकन डॉलर में, तो बैंकर रिफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लीगली वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप 100 रुपए के नोट में वो लोन पे करने जा रहे हो या 500 के नोट में, तो बैंकर उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। अदर पार्टी कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। और अगर ऐसा करता है तो वो देशद्रोह माना जाता है। तो लीगल टेंडर क्या होता है? एक तो फिएट मनी होना चाहिए और दूसरा वो लीगली वैलिड होनी चाहिए पूरी की पूरी कंट्री में। तो अगर मैं बोलूं कि क्या इंडियन रुपीस फिएट मनी है, क्या इंडियन रुपीस फिएट मनी है, तो इंडियन रुपी जो है वो फिएट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है, क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है। क्या विड्रॉन नोट्स जो है वो फिएट मनी है? तो यस, ये फिएट मनी है। कैसे फिएट मनी है? 500, 1000 के जो नोट, जो डिमोनेटाइज्ड नोट है, क्या ये फिएट मनी है? तो हाँ, ये फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। आप अगर देखो तो ये फिएट मनी भी तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है और फिजिकल फॉर्म में है, तो इसलिए फिएट मनी है। लेकिन क्या ये लीगल टेंडर है? क्या इसे सेलर या फिर क्या इसे जो डेप्टर है वो बेसिकली यानी कि जो लोन ले रहा है, ये लोन के पैसे जिससे आप चुका रहे हो, बैंक्स को हो सकता है, या फिर आप किसी से सामान खरीद रहे हो और उसे आप 500, 1000 के नोट दे रहे हो पुराने वाले, तो क्या वो ले सकता है? एक्सेप्ट करने के लिए उसकी मजबूरी है? नहीं मजबूरी है। तो दैट इज द लीगल टेंडर, वो नहीं है। ठीक है। फॉरेन करेंसीज क्या फिएट मनी है? तो हाँ, फिएट मनी है। फॉरेन करेंसीज भी फिएट मनी है, लेकिन क्या वो लीगल टेंडर है? नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या फिएट मनी है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो फिएट मनी ही नहीं है। तो अगर फिएट मनी नहीं है तो क्या लीगल टेंडर है? लीगल टेंडर भी नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या आती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बेसिकली ट्रेजरी बिल्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आते हैं। उसे हम लोग आगे देखेंगे, है ना। फॉरेन करेंसी जैसे ये सब लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ये फिएट मनी है, क्योंकि इसे भी किसी न किसी गवर्नमेंट की इशू किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें डॉलर्स, तो उसे फेडरल रिजर्व ने इशू किया है। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, एटीएम कार्ड्स, ये सब जो है, क्या ये फिएट मनी है? नहीं, फिएट मनी भी नहीं है। क्या ये लीगल टेंडर है? नहीं, लीगल टेंडर भी नहीं है। कोई दूसरे देश की फिएट मनी, जैसे फॉर एग्जांपल मार्शल आइलैंड्स, इसके अलावा सोवरेन करेंसी वेनेजुएला की एक पेट्रो कॉइन है, बेसिकली उनकी जो फिएट मनी है, क्या वो इंडिया में लीगल टेंडर है? नहीं, लीगल टेंडर नहीं है। क्या क्रिप्टो करेंसी जो है वो फिएट मनी है? सो यस। नहीं, क्रिप्टो करेंसी भी फिएट मनी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी फिएट मनी क्यों नहीं है? क्योंकि इसे इशू किसने किया है? इसे इशू किया गया है किसी ने नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो जब डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, किसी ने इशू नहीं किया है, तो ये फिएट मनी भी नहीं है और लीगल टेंडर भी नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ देशों में बिटकॉइंस को एज ए लीगल टेंडर बना कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल
बहुत सारे छोटे मोटे देश हैं, क्यूबन आइलैंड्स या फिर केमन आइलैंड्स करके बहुत सारे देश हैं जो इस तरह की ट्रिक्स खेलते हैं। बेसिकली उनका क्या है कि वो एक टैक्स हेवन है, तो वो उनको उससे फ़ायदा होता है, तो वो इस तरह के खेल जो है वो करते हैं। लेकिन इन जनरल क्रिप्टो करेंसी फिएट मनी नहीं है, ना ही लीगल टेंडर है। तो मैंने यहाँ नोट भी दे दिया, बिटकॉइन फिएट मनी नहीं है और ये एल सल्वाडोर में लीगल टेंडर है। दिस इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है वो लीगल टेंडर कहीं पे भी हो जाएगा। कुछ कॉमोमरेटिव कॉइन्स होते हैं। क्या ये फिएट मनी? कॉमोमरेटिव कॉइन्स क्या होती हैं? आरबीआई या तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये कुछ किसी की याद में कॉइन्स इशू करती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वल्लभ भाई पटेल के नाम पे कुछ साल पहले इन्होंने कॉइन इशू किया था, है ना। इसके अलावा जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हुई थी तो उस समय भी इन्होंने जो है वो कमेमोरेटिव कॉइन्स इशू किया था। तो क्या ये कमेमोरेटिव कॉइन्स फिएट मनी है? हाँ, ये फिएट मनी है। क्या ये लीगल टेंडर है? लीगल टेंडर नहीं है अनलेस नोटिफाइड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट या आरबीआई जब तक नोटिफाई नहीं करती तब तक इसे हम लोग फिएट मनी का दर्जा लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है। अब लीगल टेंडर दो तरह की होती है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। समझते हैं एक एक करके। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? सीमित विधिक निविदा। अगर आप किसी से ट्रांजेक्शन कर रहे हो या आप किसी डेट को चुका रहे हो, तो उस केस में आप कितना अमाउंट जो है उस लीगल टेंडर से दे सकते हो। अगर आप कॉइन्स में दे रहे हो 5, 10, 20, 50 पैसे के कॉइन्स, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रेसिपिएंट जो है एक समय पर आकर वो उस पेमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। ठीक है, एक समय पर आकर जो रेसिपिएंट है बोल सकता है कि नहीं भाई, मैं इतने नहीं लेने वाला। अगर आप 1 रुपए के सिक्के से अगर आप जो है वो किसी भी तरह का कोई भी तरह का जो है वो ट्रांजेक्शन फुल सेटिस्फाई कर रहे हो, तो 1 रुपए के सिक्के से आप मैक्सिमम 1000 रुपीज तक की पेमेंट जो है वो कर सकते हो, मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप 50 पैसे से कर रहे हो तो आप 50 पैसे जो है उससे अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 रुपए तक का ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हो। सॉरी, नॉट 20 रुपए, 10 रुपए तक का ट्रांजेक्शन जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो उसे तो वो रेसिपिएंट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है, बोलेगा नहीं मैं नहीं लेने वाला। उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर है तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करने से मना नहीं कर सकता, कर सकता है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम होगी ना बहुत। अब उसे वो आपका पैसा गिनने बैठेगा या वो धंधा करने बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक लिमिट बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर्स। तो कॉइनेज एक्ट के हिसाब से 2011 का जो पेपर नोट है 1 रुपए, ये तो चलो पेपर नोट है। कॉइन्स 1 रुपए का कॉइन्स या उससे ज्यादा, अगर 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के, इससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपीज की पेमेंट जो है वो कर सकते हो। 50 पैसे के कॉइन्स से जो है आप 10 रुपए तक के जो पेमेंट है वो कर सकते हो। 50 पैसे की बिलो जो है वो विड्रॉ हो चुका है 2011 में, 10 पैसा 25 पैसा, ये 2011 के बाद जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहा। सिक्के 25 पैसे वाले जो है वो अब सिक्का बंद कर दिया गया है। दूसरी चीज होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी अमाउंट को पे करने के लिए आप उस लीगल टेंडर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप उस मनी का इस्तेमाल कर सकते हो। 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब जो है, अभी खैर 2000 का नोट हट गया है मार्केट से, लेकिन लीगल टेंडर जो है वो फिलहाल लीगल टेंडर है 2000 का नोट। ठीक है, मार्केट से खाली गायब हुआ है, डीमोनेटाइज नहीं किया गया। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि कोई भी अमाउंट आपको पे करना है, चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। आप उस नोट को यूज कर सकते हो उस अमाउंट को पे करने के लिए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। कितना भी अमाउंट आप पे कर सकते हो उसे। ये कहाँ लिखा है? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 में। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, वहां लिखा है एवरी बैंक नोट इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया, दे कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेट इन इंडिया। एनी अमाउंट, किसी भी तरह का अमाउंट, लेंडर कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अलग है लेकिन ऐसे जनरली मना नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी एक कैच है, नुआंस है, फाइनेंस एक्ट 2017। फाइनेंस एक्ट 2017 क्या कहता है कि अगर आपको 2 लाख या 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करना है तो आप उसमें कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। आपको बेसिकली कोई दूसरा फॉर्म ऑफ दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन यूज करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल चेक यूज कर लो, आप डीडी यूज कर लो, नेफ्ट यूज कर लो, या कोई भी तरह का एक बेसिकली एक टूल यूज कर लो। जिससे होगा क्या? जिससे होगा कि गवर्नमेंट के पास वो डेटा जो है वो रहेगा कि भाई आपने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। अभी एक हाल ही में केस आया था, एक लड़की से जो है वो जमीन उसने
शायद ज़मीन खरीदा था उसने और 40 की 50 लाख रुपए उसने ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन कैश में दे दिया उसने। अब कोर्ट में वो गई, अब उसे ज़मीन भी नहीं मिली, अब उसके साथ धोखा हो गया। उसने पैसे जिस व्यक्ति ने पैसा लिया, उसने जो है वो फ्रॉड कर दिया और वो कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने बेसिकली उसकी केस सुनने से ही मना कर दिया, क्योंकि 2 लाख से ऊपर ट्रांज़ैक्शन आपने कैश में किया कैसे? तो इस पर जो है गलती आपकी हो जाती है, इस पर गवर्नमेंट लायबिलिटी लेगी ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली पेनल्टी अप्लाई होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना है कि चेक, डीडी, नेफ्ट 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करनी है तो इसी से ट्रांजैक्शन करना है। ये रूल क्यों बनाया गया होगा? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये सब चीजें जो है वो की गई होंगी, ठीक है? अब ये एमसीक्यू है, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसे जो है वो सॉल्व करें, ठीक है? ये दोनों एमसीक्यू जो है वो बेसिकली सॉल्व क्या करें, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, बट फिर भी ये आप जो है इसे एक बार जो है वो देखें, इसे जो है वो एक बार देखें कि क्या कहता है ये। सो यस, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का एक्चुअली मतलब होता क्या है? तो ये प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया सवाल है और काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें दो, एक तो पहला ऑप्शन आप लोग खुद एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो बेकार ऑप्शन है। सॉरी, ये ऑप्शन भी मैच नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन बी क्या कहता है? द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, जो कि यूपीएससी के आंसर की के द्वारा दिया गया सही आंसर है। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई यही आंसर सही है, लेकिन कुछ कोचिंग्स या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो है ये मेटलिक मनी सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री को भी सही मान रहे थे। तो हाँ, अगर अबव मोर देन वन अबव होता तो ये भी ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन चूंकि हमें एक ऑप्शन चूज करना है तो कम गलत ऑप्शन चूज करना है, दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है? सो डी ऑप्शन जो है ये सही नहीं होगा। मेटलिक मनी सर्कुलेशन इन द करेंसी, बिल्कुल सही बात है। जो मेटलिक मनी करेंसी मेटलिक मनी जो है वो कंट्री में सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज आल्सो द लीगल टेंडर। लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, तब जाके सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। नाउ दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन इजी है, 2011 का है। इंडिया में 50 पैसा से नीचे जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मिनिमम डिनोमिनेशन जो है वो 50 पैसा है, जो कि ठीक है, और कॉइन्स बिलो 50 पैसा आर नॉट ए लीगल टेंडर इन फॉर पेमेंट, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो 2011 में जैसे 25 पैसा बैन हुआ, या फिर बैन नहीं बोलूंगा, लीगल टेंडर से हटाया गया, तो उस केस में ये क्वेश्चन जो है उसके इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है? नाउ अब एक चीज मैं बात करना चाहता हूँ, ऑल्दो मैंने इस पर बात कर रखा है एक वीडियो में, लेकिन चूंकि ऑनलाइन के जो यूट्यूब में देख रहे हैं इसे, उनके लिए ये है, तो ये मैंने एक क्लास में समझाया हुआ है, तो इसे बहुत डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो है बैच वाले बच्चे इसे जानते ही हैं। एक होता है डिमांड फॉर मनी और एक होता है सप्लाई फॉर मनी, दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? डिमांड फॉर मनी क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच पीपल वांट टू होल्ड फॉर वेरियस पर्पस, ट्रांजेक्शन ऑफ गोल्ड एंड सर्विसेज। जितना कंट्री में डिमांड है मनी का, जितनी भी कंट्री में डिमांड है मनी की, दैट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ मनी। अगर मुझे कुछ लेना है, गाड़ी लेनी है, आपको जो है वो एक बंगला लेना है,
दैट इज डिमांड फॉर मनी। आपको उसके लिए मनी देना होगा और आपको वो चीज चाहिए, आपको वो ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड द डिमांड ऑफ मनी। लेकिन ऑब्वियसली डिमांड ऑफ मनी जो है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जो है वो बेसिकली कम बेसी होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक तो सबसे पहले लेवल ऑफ इनकम और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक ग्राफ के चलते के से हम लोग ये समझते हैं, ग्राफ से जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम जो है वो क्या होती है, लेवल ऑफ इनकम जो है वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि एक कांस्टेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल ऑफ इनकम में कांस्टेंट रख दूं तो क्या होता है, द डिमांड फॉर मनी कैन बी शोन इन दी फॉलोइंग डायग्राम। अब ये डिमांड फॉर मनी देखिए, जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी लिखा है कि भाई एक इकोनॉमी में इतनी डिमांड फॉर मनी है, और दूसरी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वाई एक्सिस में लिखा है। अब एनी पॉइंट ऑफ व्यू में डिमांड फॉर मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो डिमांड फॉर मनी कितनी होगी, ये देखिए डिमांड फॉर मनी जो है वो ज्यादा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा जो आपको सेविंग्स में मिलता है या एफडी पे मिलता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बैंक्स आपको चार्ज करती हैं एज ए इंटरेस्ट इन द टाइम ऑफ लोन रिपेमेंट। लोन रिपेमेंट के समय आप इंटरेस्ट भी तो देते हो ना, वो इंटरेस्ट कैसे है देखो। और दूसरी चीज ये कि आप उसके उस कंडीशन में भी ले सकते हो, वो चीज भी गलत नहीं होगी। अगर आप इसे दोनों एस्पेक्ट में ले रहे हो, अगर उस कंडीशन में भी ले रहे हो तो भी ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेविंग्स अकाउंट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना पैसा खींच लेते हैं, लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह पे इस पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज कि अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मतलब लोन्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया गया, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, और लोग ज्यादा लोन लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये डिमांड फॉर मनी की जो कर्व है ये लाइन शो करती है, जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन शोज द डिमांड फॉर मनी। ये डिमांड फॉर मनी शो कर रही है एक्चुअली में। इसका मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी क्या होगी, कम होगी। ये है डिमांड फॉर मनी। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इट मींस दैट यहां पर मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। यानी कि एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी घट जाती है। दैट्स व्हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड फॉर मनी। समझ में आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ द डिमांड फॉर मनी। दूसरी है सप्लाई फॉर मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, उसका ठीक उल्टा कि टोटल मनी सर्कुलेशन, जितना मनी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक जो है वो डिटरमाइन करता है। इसके टूल्स होते हैं M1, M2, M3, M4। ये सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइन करने के टूल्स होते हैं, पढ़ेंगे इसको आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, लेकिन इसी से पिलर में पढ़ना है, पिलर 1 में। इट इज नॉट इम्पैक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम कर दिया गया तो भी सप्लाई क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मनी क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी उतनी ही रहेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो उतनी ही रहेगी। यानी कि ये जो लाइन है ये आप देख रहे हो, दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बढ़ा दी गई लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वही रखा गया, या मैं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ाया गया और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बेसिकली उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो अब ये चीज, ये डायग्राम फिगर, मैं ये फिगर बी लिख दे रहा हूं, मैं फिगर बी और फिगर ए, ये दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, ये फिगर ए और फिगर बी दोनों को मैं मर्ज कर दूं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी को मैं मर्ज कर दूं तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये निकल कर आता है हमारे पास डायग्राम। ये क्या दर्शाता है, ये देखिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये है, ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये जो लाइन है ये है MS यानी कि मनी सप्लाई, और ये जो लाइन है ये कर्व, दिस इज द लाइन ऑफ द MD यानी कि डिमांड फॉर मनी। जहां पर ये मीट होता है,
जहां पर भी ये मीट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये क्या है, इक्विलिब्रियम। ये आई जीरो है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर अगर डिमांड फॉर मनी कितनी है, डिमांड फॉर मनी, ये फिगर में आपको क्लियरली समझ में आएगा। डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या है, वो सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाए सपोज कीजिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये लाइन जो है ये है इक्विलिब्रियम। दैट इज हमने इसे आई नॉट के नाम से या आई जीरो के नाम से हमने मेंशन कर दिया। थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर जाए तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जो डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ गई। कैसे, ये डिमांड फॉर मनी है सॉरी डिमांड फॉर मनी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे कैसे, ये डिमांड फॉर मनी ए पहले कितनी थी, ये, अब डिमांड फॉर मनी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, डिमांड फॉर मनी क्या हो गई, कम हो गई। सो दैट मीन्स दैट एट रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर जाने से डिमांड फॉर मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे, इक्विलिब्रियम के नीचे आए या हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को इक्विलिब्रियम के नीचे कर दें, सो इट मीन्स दैट एट पॉइंट पी, सपोज एट पॉइंट पी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम लोग देखें तो डिमांड फॉर मनी कितनी है, ये है डिमांड फॉर मनी, ये पूरी डिमांड फॉर मनी है। दैट मीन्स दैट ए प्लस बी इज द डिमांड फॉर मनी। समझ में आ रहा है, ये चीज उतनी मुश्किल नहीं है, समझने वाली चीज है, समझिए ध्यान से, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द डिमांड फॉर मनी। और सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, सप्लाई ऑफ मनी इसमें कितनी है, देखिए सप्लाई ऑफ मनी क्या है, दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी। तो यहां पर कितनी है सप्लाई ऑफ मनी, ये तो ए है, लेकिन यहां पर क्या है सप्लाई ऑफ मनी, यहां पर ए प्लस बी है। क्या पता चल रहा है इससे कि इंटरेस्ट अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए, अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया जाए, इक्विलिब्रियम से ऊपर किया जाए, उस केस में डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया। और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिया जाए तो क्या होगा, डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या हो जाती है, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, और जो मनी सप्लाई है वो क्या है, वो बेसिकली उतनी ही रहती है इक्विलिब्रियम के करीब। यानी कि क्या है, यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया डिमांड फॉर मनी एट पॉइंट पी इज ए प्लस बी, यानी कि डिमांड फॉर मनी ज्यादा है और सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, ए है। इस केस में क्या होगा, अगर सप्लाई ऑफ मनी ए है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो पॉइंट पी पे क्या है, सप्लाई ऑफ मनी ए है, ठीक है, और डिमांड कितनी है, डिमांड है बेसिकली ए प्लस बी। तो इस केस में क्या होगा कि सप्लाई ऑफ मनी कम है, डिमांड ज्यादा है, तो पैसे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर पॉइंट क्यू की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट क्यू में आप देख सकते हो कि पॉइंट क्यू में क्या है, जो डिमांड फॉर मनी है वो है ए, डिमांड फॉर मनी क्या है, ए, और सप्लाई ऑफ मनी ए प्लस बी। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई मनी की ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसमें क्या होगा, कि बेसिकली जो प्राइसेस है, जो दाम है वो ये बेसिकली जो ये कह सकते हैं कि लोग जो है वो ज्यादा स्पेंडिंग जो है वो, एक तरह से समझ लो कि डिमांड ही नहीं है मनी की, तो सप्लाई बढ़ा के भी जो है वो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसे बोलूं एक लाइन में या एक जगह पे अगर मैं इसे लिखूं तो कि इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड ऑफ मनी, ठीक है। अगर मनी सप्लाई कांस्टेंट रखे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड ऑफ मनी के ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मैंने इसे एक ऑलरेडी पहले क्लास में समझा रखा है, ठीक है। अब ये फिगर देखिए आप ये फिगर देखिए, ये फिगर को आपको एक्सप्लेन कर देगा कि ये सपोज दिस इज द फर्स्ट फिगर, ये MD1 है। MD1 का मतलब होता है ये मनी डिमांड जो है ये 1 है, ठीक है। सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई को अगर मैं कांस्टेंट रखूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिमांड को बढ़ा दे रहा हूं, ये पहला डिमांड, ये P डिमांड पहले था, अब डिमांड मैंने कर दिया Q, ये हो गया अब नया डिमांड। अगर मैं ये डिमांड को बढ़ा दे रहा हूं तो इस केस में हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, जो इक्विलिब्रियम है ये कहां शिफ्ट हो जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। इसका मतलब कि डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जैसे ही डिमांड फॉर मनी बढ़ाई जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो यहां पर हमने क्या किया, डिमांड फॉर मनी क्या किया, बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर चला गया, दैट इज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है।
अब मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई की बात करें, डिमांड कांस्टेंट रखकर मनी सप्लाई की बात करें, तो उस केस में क्या होगा? तो ये फिगर अगेन फिर से देखिए, यहाँ पर हमने डिमांड कांस्टेंट रखा है, दैट इज MD1, बट सप्लाई मैंने जो है वो चेंज कर दिया। पहले सप्लाई कितनी थी? MS1, ये सप्लाई है, दिस इज द सप्लाई। अब सप्लाई क्या है? MS2, ये सप्लाई है। पहले कितनी थी? MS1, अब कितनी है? MS2। साफ साफ देख सकते हो आप कि पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पर था? यहाँ पर, ये यहाँ पर I नॉट होगा, सॉरी, ये यहाँ पे I ये होगा, यहाँ I1 होगा। यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम जो है ये कहाँ पर है? ऊपर है, यानी कि एक लेवल पे है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सप्लाई को बढ़ा दे रहा हूँ, सप्लाई को मैंने क्या किया? थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम नीचे चला गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई ऑफ मनी। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर हम लोग जो है एक साथ लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, है ना? डिमांड और सप्लाई कैसी भी हो, अगर डिमांड और सप्लाई बढ़ाई जाती है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और डिमांड और सप्लाई जो है वो घटाई जाती है तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आया? हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, इसे रहने देते हैं। ये दोनों समझना बस जरूरी है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो पहले क्लास में ही समझाया था, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सो दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिमांड फॉर मनी अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि आरबीआई ने कुछ इनिशिएशंस लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 80 लाख लोग जो है वो क्या है? अंधे हैं। तो 80 लाख लोगों के लिए आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने बेसिकली जनवरी 2020 में एक मनी ऐप जो है वो लॉन्च किया है, MANI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये ऐप क्या करता है? आप अपने नोट को जो है वो इस ऐप से फोटो खींचो, और फोटो खींचने के बाद ये ऑडियो नोटिफिकेशंस के द्वारा जो है वो आपको बता देगा कि ये कितने का नोट है, ठीक है। वाइब्रेशंस भी दे देता है, जो अगर डेफ है और ब्लाइंड भी है तो उनको बेसिकली सुनाई भी नहीं देगा, तो वाइब्रेशंस के जरिए जो है इससे आप जो है वो पता लगा सकते हो, ठीक है। ये करेंसी रिलेटेड नॉलेज है, ये आप खुद पढ़ लेना। ये जो रुपी सिंबल है, पहले रुपी सिंबल अलग हुआ करता था नोट्स में, आप देखना, अभी रुपी सिंबल ये यूज किया जा रहा है। ये रुपी सिंबल जो है 2010 में एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक कॉम्पिटिशन रखा था, उसमें बेसिकली डी उदय कुमार, ये प्रोफेसर IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने ये रुपी सिंबल जो है वो दिया था, ठीक है। 2025 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सब आप खुद पढ़ लेना कि नेशनल सिंबल जो है ये लायन है, सत्यमेव जयते जो है वो स्लोगन मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कितने लैंग्वेजेस हैं? टोटल 22 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में है, लेकिन इंडियन करेंसी नोट्स में 17 लैंग्वेजेस हैं, 15 जो पीछे के साइड में और हिंदी और इंग्लिश आगे के साइड में। एक म्यूजियम भी खोला जा रहा है फॉर इन दी कोलकाता। अब बात करते हैं प्रोमिसरी नोट्स की। ये प्रोमिसरी नोट्स होते क्या हैं? तो प्रोमिसरी नोट्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉलोनियल पीरियड के समय अगर आप कोई भी नोट एक्सचेंज करने जाते थे, तो कोई भी नोट एक्सचेंज करते टाइम आपको उस समय एक या तो सिल्वर या तो गोल्ड के इक्विवेलेंट आपको जो है वो बेसिकली दे दिया जाता, उस करेंसी नोट के इक्विवेलेंट, यानी कि गोल्ड या सिल्वर। उस आपने सपोज आप जो है वो $1 आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो, तो उस केस में 1/4 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको दिया जाएगा। ये मतलब होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर का। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर का मतलब आज के समय डिफरेंट है, कॉलोनियल पीरियड के समय डिफरेंट था। कॉलोनियल पीरियड में आप जाते तो आपको बदले में उस करेंसी नोट के बदले में जितना भी आप टोटल करेंसी देते, उसके बदले में वो आपको उस इक्विवेलेंट का सोना या चांदी दे देता, ठीक है। जैसे 1 ब्रिटिश पाउंड अगर आप एक्सचेंज करवाने जाते हो तो अप्रोक्सीमेटली 73 ग्राम्स का जो है वो
आपको सोना जो है वो आपको देगा। कहाँ की? यूके की सेंट्रल बैंक देगी, ठीक है। तो अब क्योंकि पेपर करेंसी जो है जब से लागू हुआ, ये जो है कॉलोनियल एरा के समय जो है ये चीजें शुरू हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, डिमांड फॉर मनी बढ़ा, ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब करेंसी नोट जो है उसमें बेसिकली ये लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। अब प्रॉमिस टू पे द बियरर का मतलब अब क्या है कि भाई मैं उसके इक्विवेलेंट आपको जो है वो एक्सचेंज करके दूंगा। अभी का मतलब क्या है कि अगर आप आरबीआई में, या फिर आरबीआई जाने की जरूरत नहीं है, बैंक जाओगे तो बैंक में आपको उसके इक्विवेलेंट आपको क्या दे देगा? नोट दे देगा। जैसे आप 2000 का नोट लेकर गए तो उसके इक्विवेलेंट आपको जो है वो 500 के 4 नोट दे देगा, ठीक है, या 100 के जो है वो 20 नोट दे देगा। आपको उसमें सोना और चांदी नहीं देगा। अब इसका मतलब ये होता है अभी कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर का मतलब जो है अभी के समय में ये होता है, ठीक है। तो करेंसी नोट क्या एक प्रॉमिसरी नोट है? तो करेंसी नोट जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कह सकते, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है करेंसी नोट इज ए प्रॉमिसरी नोट, इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर है। प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है कि भाई मैंने प्रॉमिस कर दिया कि आपको, मैंने इस पेपर में लिख दिया कि मैं आपको 10 साल बाद जो है ये अमाउंट वापस करूंगा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अगर उसमें आपको क्या करूंगा? ब्याज दूंगा 8% का, ठीक है, जैसे बॉन्ड में होता है। क्या रुपए में कोई एक बॉन्ड, कोई आपको बेसिकली आपको रुपए में कोई ऐसा इंटरेस्ट मिलता है? तो नहीं, रुपये में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ना ही ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा रुपया में, यानी कि आप उसे जरूर, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो इसका आप बोलो कि प्रॉमिसरी नोट है इसलिए मुझे जो है ये रुपया दो, इन प्रॉमिसरी नोट नहीं है इसलिए आपको इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि आप उस करेंसी नोट को, उस जो करेंसी नोट है उस पर आप वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। इसका मतलब आप आगे जाकर ये बोलो कि मुझे 500 वही 2000 के जो नोट है आप दोगे 500 के 4, लेकिन मुझे इस पर इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करके दो क्योंकि अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नहीं देगा वो। इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी नहीं होता है ये, ठीक है, इट इज नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। सो सिंपली करेंसी नोट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट। होल्डर कैन नॉट डिमांड गोल्ड और सिल्वर, द नोट इटसेल्फ इज द वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट की। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? अगर आपके पास सपोज इनसफिशिएंट बैलेंस है अकाउंट में, लेकिन आपको कोई चीज खरीदनी है, बुक्स खरीदना है, कॉपीज खरीदनी है, तो उस केस में आपको जो है एक शॉर्ट टर्म लोन दे दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? एक फैसिलिटी है जो कि कुछ अकाउंट्स में जो है वो दिया जाता है कि अगर आपके पास जो है वो 100 रुपए है, लेकिन आपको 500 रुपए की जरूरत है, तो आपको 400 रुपए का उधार मिल जाएगा इससे बैंक्स की तरफ से। और आपको जो है ऑब्वियसली रिटर्न तो करना पड़ेगा और थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन छोटे मोटे अमाउंट के लिए जो है ये किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिनका भी अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बनाया गया है, वो बेसिकली ओवरड्राफ्ट जो है वो 10,000 तक का ले सकते हैं सर्टेन कंडीशंस में, उस पर भी कुछ शर्तें हैं। इसका पर्पस क्या है कि मेनली शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आपको करना है, कुछ किताबें कॉपी चाहिए है ना, कुछ ड्रेस चाहिए, छोटी मोटी चीजें चाहिए है ना, आपको एक लैपटॉप लेना है जिसकी बेसिकली छोटे मोटे या फोन लेना है पढ़ने के लिए, तो उस केस में जो है स्टूडेंट्स को या फिर कुछ लोगों को ये शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो है ये लोन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड दी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट और लोन में क्या फर्क है? लोन जो है बेसिकली दे आर लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू एक्सपेंसेस, इसमें अमाउंट भी ज्यादा रहता है, बड़ा अमाउंट रहता है और लंबे समय के लिए रहता है, जबकि ओवरड्राफ्ट जो है वो 3 से 4 5 महीने 6 महीने तक के लिए होता है ठीक है। एक मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब आप बेसिकली बैंक्स गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज की फीस भरनी है या एग्जाम का फॉर्म भरना है या कोई भी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन करना है, तो आप क्या करते हो? आप बेसिकली जो है बैंक जाते हो। सपोज एक स्टूडेंट को कॉलेज की फीस भरनी है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाएगा। कॉलेज में अगर लिखा हुआ है कि भाई मुझे डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करो, तो वो बच्चा पहले बैंक जाएगा, बैंक में जाकर वो पैसा जमा करेगा। सपोज 10,000 रुपए कॉलेज की फीस है, तो 10,000 रुपए जो है वो उस कॉलेज के लिए वो बैंक में जमा करेगा, और बैंक में जमा करने के बाद बैंक वाले को बोलेगा कि भाई मुझे डीडी बना के दे दो इन द नेम ऑफ फलना फलना कॉलेज। तो ये कोई भी कॉलेज, एबीसी कोई भी कॉलेज है, इसके लिए जो है वो क्या करेगा? एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगा, और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है ये स्टूडेंट सबमिट कर देगा कहाँ पे? कॉलेज में। और कॉलेज वाला जो है सारे के सारे जितने भी डिमांड ड्राफ्ट है वो एक साथ ले जाकर बैंक अकाउंट, वो बेसिकली बैंक में जाएगा और वो बैंक वाले को वो डीडी देगा। तो वो डिमांड ड्राफ्ट के बदले में वो जितना भी डिमांड ड्राफ्ट है उसके पास, वो सारा पैसा बैंक वाला जो है उस इक्विवेलेंट में उसके बैंक के अकाउंट में यानी कॉलेज के अकाउंट में जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देगा, यानी पेमेंट कंप्लीट कर देगा। तो बैंक क्या कर रहा है? डायरेक्टली
आप डायरेक्टली जो है वो स्कूल के अकाउंट में नहीं डाल रहे हो या कॉलेज के अकाउंट में नहीं डाल रहे हो, आप एक डीडी बना रहे हो, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर होता है, और ये पेपर जो है वो आपको दे देगा बैंक, और ये पेपर जो है वो आपको लेकर जाना है कहाँ पे, कॉलेज में। ये कॉलेज में सबमिट करना है, और ये कॉलेज वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो है डीडी सबमिट कर देंगे, 10 डीडी ले लेंगे और सबमिट कर देंगे कहाँ पे, बैंक्स में। और ये बैंक्स जो है ये उस इक्विवेलेंट में, जितना डीडी है उस इक्विवेलेंट में ये बैंक्स जो है ये कॉलेज के जो अकाउंट है उसमें जो है वो उसमें जो है वो पैसा जो है वो डाल देंगे। सॉरी, दिस इज कॉल्ड ए डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है? दिस इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए बैंक या बैंक गारंटीइंग पेमेंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। जनरली ये कॉलेज की फीस भरने में, एग्जाम के फॉर्म भरने में या कोई ऑफिशियल ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसके बाद का मुद्दा है चेक। चेक क्या होता है, इस मुद्दे को जो है हम लोग किसी और क्लास में देखेंगे, और क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसमें जो है वो आधा घंटा चला जाएगा। और चेक के साथ साथ जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी ध्यान देंगे, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन भी हमें देखना है, तो इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट रहते हैं आपके, तो वो सभी चीज डाउट जो है वो आप जो है वो पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दी जो बच्चे जुड़े हुए हैं बैच के साथ वो तो पूछ ही सकते हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हो, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है, मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जो है वो डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।